तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई डाउट है या क्या है, बताइए। सर, बोलिए। लास्ट क्लास वाले का बस आप एक बार वापस से एक क्विक रिवीजन दे दोगे? जो ऐड ऑन लास्ट करना था क्लास का। कॉन्टैक्ट का पेपर, और लोगो में जो हल्का फुल्के चेंजेस हुए थे, हमने जो लोगो चेंज किया था। जी। तो बस एक क्विक रिवीजन बस दे देना। जी। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? कॉन्टेक्ट फॉर्म कैसे ऐड करना है, गूगल मैप कैसे इंटीग्रेट करना है, लोगो या आपके बिजनेस का नाम आपको डालना है तो किस तरीके से डालना है, ये आप लोगों ने चेक किया था। ठीक है। किसको याद है इसका प्रोसेस क्या था, कैसे कैसे हमने किया था? बताइए, ताकि आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा। कोई याद नहीं है? ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसका बैकएंड ओपन करते हैं। जी, बंद कर दिया। ठीक है। बैकएंड ओपन करने के लिए आपका जो डोमेन है उसका /wp-admin। ना यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपका आईडी पासवर्ड है वो हमने डाल दिया, डिजिटल और Pune@123। ना डैशबोर्ड आ गया। एक साइड हम आपकी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। ना सबसे पहले मेरे को अपना लोगो चेंज करना है या नाम लिखना है बिजनेस से रिलेटेड। तो ये सब क्या है, लुक एंड फील का ऑप्शन है, ये आपकी वेबसाइट में दिख रहा है। तो यहाँ पे चेंजेस के लिए क्या करना पड़ेगा, अपीयरेंस में जाके कस्टमाइज पे आपको जाना है। कस्टमाइज पे जाने के बाद साइड आइडेंटिटी, और यहाँ पे रिमूव करना है, चेंज करना है, आपको जो चाहिए वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। जैसे कि पहले क्या था, रिमूव करता हूँ और अभी यदि मैं पब्लिश करता हूँ तो जो नाम है वो नाम आपको वहां पे एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट में दिख रहा है। ठीक है। यही चीज हमने उसका लोगो डाल दिया था जो गूगल में मिला था रैंडम अभी के लिए, तो वहां पे लोगो अपलोड कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट लोगो का ऑप्शन है। एक चीज और इसमें शायद हमने करना भूल गए थे या छोड़ दिए थे। अभी जैसे कि आपका ये जो वेबसाइट है, ऊपर में आपको दिख रहा है क्या, वर्डप्रेस का लोगो दिख रहा है। यही चीज यदि मैं ओपन करता हूँ अभी सपोज फेसबुक, तो यहाँ पे आपको फेसबुक का लोगो दिख रहा है। यही चीज ओपन करते फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम का लोगो है। यही चीज आप ओपन करोगे सपोज फ्लिपकार्ट, तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट का लोगो दिख रहा है। मतलब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो टॉप में आपको क्या दिख रहा है, उस पर्टिकुलर वेबसाइट का लोगो ऊपर में दिख रहा है। लेकिन आपकी वेबसाइट में क्या दिख रहा है, वर्डप्रेस का आइकॉन दिख रहा है। ठीक है, तो आपको भी यदि अपनी वेबसाइट का या आपके बिजनेस का जो लोगो है वो यहाँ पे चाहिए, तो पहले चीज तो इसे हम क्या बोलते हैं, फेविकॉल। ठीक है। क्यों, ये लोगो क्यों यहाँ पे लोग रखते हैं, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, उसका शॉर्टकट बना लेते हैं। अब मेरे को कोई वेबसाइट बार बार यूज करनी है तो मैं क्या करता हूँ, उसका शॉर्टकट बना लेता हूँ। ठीक है, या आप बुकमार्क करते हो तो ये जो लोगो है वो हाईलाइट होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आता हूँ, नॉर्मल गूगल ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है क्रिएट शॉर्टकट। आप शॉर्टकट बनाओगे तो यहीं पे क्या आ जाएगा, आपका लोगो और उसका बेसिक नाम जो भी है वो आ जाएगा। तो आपकी ब्रांडिंग होती है क्योंकि आपका लोगो डायरेक्ट हाइप होता है। ठीक है। तो भाई वो आपको यहाँ पे चाहिए। हाँ बोलिए। తమ్ముడు ఇక్కడ అటువంటి ఏం లేవు తమ్ముడు. तो आपको यहाँ पे अपना लोगो डालना है तो क्या करना है, जहां से आपने लोगो डाला था वहीं पे एकदम नीचे पे आओगे तो आपको सेलेक्ट साइड आइकॉन का ऑप्शन आता है। यहाँ पे जाओ और जो भी आपका लोगो है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, बट ये स्क्वायर फॉर्मेट में होना चाहिए। और कोशिश करना कि कभी भी कोई भी साइट आइकॉन या फेविकॉन आप यूज कर रहे हो तो वो पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए, नहीं तो वो बैकग्राउंड वहां पे आएगा। ठीक है। तो जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो अपने हिसाब से, और उसके बाद क्रॉप, क्योंकि स्क्वायर सर, फॉर्मेट में ये थर्टी फैच नहीं टू होगा। बाई थर्टी टू का भी साइज होना चाहिए ना? स्क्वायर चाहिए। अब आप वो 32 उसका मिनिमम साइज है। आप 100 क्रॉस 100, 200 क्रॉस 200 लोगे तो भी वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। ठीक है। बट 1:1 में चाहिए जो भी हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको साइज दी हुई है, क्या दी हुई है, 512 क्रॉस 512 में आपको मिनिमम अपलोड करना है। ठीक है।
क्यों? क्योंकि जितना छोटा बनाओगे उतना सेट तो हो जाएगा बट ब्लर होगा। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल साइज ये मिनिमम जो लेता है जिसमें क्लैरिटी अच्छी आएगी वो 512 क्रॉस 512 है। आप इससे छोटा कुछ भी यूज करोगे तो ब्लर होने का चांसेस है। हालांकि इतना छोटा लोगों को जल्दी दिखेगा नहीं या समझ में नहीं आएगा, बट फिर भी क्योंकि लोगो ऑलरेडी छोटा है उसमें से भी फिर ब्लर दिखेगा तो कोई सेंस नहीं है, इसीलिए जो साइज रिकमेंडेड है उसमें करो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है। अब ये होने के बाद इसको मैं पब्लिश करता हूँ ताकि यहाँ पे भी आके चेंज हो जाएगा ये रहा। ठीक है, जो भी आप डालोगे वो आ जाएगा ना। इसके अलावा हमने क्या देखा था, गूगल मैप इंटीग्रेट किया था। तो गूगल मैप में आपको क्या करना था, हालांकि रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिली होगी, रिकॉर्डिंग से भी आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आपको पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा। अब जो भी कंपनी है उसका पहले से मैंने बोला था आपका लिस्ट होना चाहिए, बिना लिस्ट हुए आप नहीं कर सकते। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल डोमिनोज पिज्जा का हम ले लेते हैं, जो भी आपका 100 बिजनेस है जो लिस्टेड है, तो आपको इस तरीके से प्रीव्यू दिखता है गूगल मैप। वहां पे शेयर्ड ऑप्शन पे जाना है, इम्बेड मैप पे जाना है, और क्या करना है, कोड कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वर्डप्रेस में जिस भी पेज पे आपको डालना है उस पेज को ओपन करो। जैसे कि मैं पेजेस में जाता हूँ, ऑल पेजेस, और अभी के लिए सपोज मैं कोर्स वाले पेज में डाल देता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। अच्छा, ये अभी हम यूज कर रहे हैं क्या, बीटा वर्जन। ठीक है, मतलब लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो। आप लोगों का जो बाय डिफॉल्ट था वो क्या था, क्लासिक एडिटर आपने यूज किया था पुराना वाला। तो यहाँ पे मेरे को फॉर्म डालना है, मतलब गूगल मैप इंटीग्रेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस में जाओ क्योंकि डायरेक्ट लोगे तो नहीं लेगा। और यहाँ पे क्या सर्च करना है, शॉर्ट कोड। ठीक है, ये रहा। और यहाँ पे वो कोड पेस्ट करके अपडेट, जैसे ही अपडेट करोगे यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और कोर्स पेज में जाता हूँ। ओके, कोर्स पेज यहाँ से नहीं आ रहा तो यहीं से ओपन करते हैं। ये यहाँ पे आ गया ये। तो हमने क्या किया, नॉर्मल वहां से कोड कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, वो ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, इसका हाइट और विथ आपको एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, ये रहा हाइट और विथ। अपने हिसाब से जैसी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है आप अपडेट कर लो, तो आपका ये साइज छोटा बड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है। एंड लास्ट हमने क्या देखा था, इंक्वायरी फॉर्म इंटीग्रेट करना है। तो अब इंक्वायरी फॉर्म हो या कॉन्टेक्ट फॉर्म हो, आपको फॉर्म बनाना आना चाहिए। बट क्योंकि हम टेक्निकल बैकग्राउंड के नहीं है या फिर डिजिटल मार्केटिंग में टेक्निकल की नीड नहीं होती है उतनी, तो प्रैक्टिस के लिए हमने क्या यूज किया था, प्लगइन यूज किया था। प्लगइन मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रेडीमेड कोड्स। तो उसके लिए क्या किया हुआ था, वापस डैशबोर्ड पे आते हैं, प्लगइन्स पे जाके हमने ऐड न्यू प्लगइन पे गए, और ऐड न्यू प्लगइन पे जाने के बाद हमने यहाँ पे सर्च किया क्या, कॉन्टेक्ट फॉर्म। कॉन्टेक्ट फॉर्म सर्च सेलेक्ट करने के बाद बहुत सारे फॉर्म आते हैं, आपको जो भी कंफर्टेबल है वो यूज कर सकते हो। हमने क्या किया था, हम WP फॉर्म यूज किए थे क्योंकि इजी है। अब मैंने एक चीज बताई थी कि कोई भी प्लगइन आप एक थीम में एक से ज्यादा बार इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी एक्टिवेटेड दिखा रहा है, और वो क्लिकेबल ऑप्शन में नहीं है क्योंकि यूज है। तो मेरे को दोबारा फॉर्म बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, WP फॉर्म का प्लगइन ऑलरेडी आपके मेन्यू में है। यहाँ पे जाके ऐड न्यू फॉर्म, ऐड न्यू फॉर्म करने के बाद फॉर्म आपको बनाना है, जो भी इंफॉर्मेशन सामने वाले से आपको एज अ इनपुट लेना है, चाहे वो नाम हो, फोन नंबर, आईडी, तो वो आपको रेडी करना है। तो अभी के लिए मैं ब्लैंक फॉर्म, चलो ब्लैंक फॉर्म पे आ जाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए। ब्लैंक फॉर्म मतलब एकदम ब्लैंक, अब आपको जो चाहिए वो आप ऐड करोगे। सैंपल फॉर्म में जाते तो नाम नंबर पहले से आता है, ये रहा। तो आपको क्या चाहिए, नाम चाहिए, नाम में क्लिक करो। चेक बॉक्स नहीं चाहिए हमको, गलती से आ गया, डिलीट। नाम चाहिए, नाम में क्लिक करो, नाम आ गया। ईमेल आईडी चाहिए, ईमेल आईडी में क्लिक करो। नंबर चाहिए, नंबर में क्लिक करो। और आपको कुछ ऑप्शन चाहिए, ड्रॉप डाउन चाहिए, ड्रॉप डाउन में क्लिक करो। मैसेज चाहिए, मैसेज में क्लिक करो। ये आपकी चॉइस है जो आपको चाहिए। ठीक है, मैंने बोला इतना ही चाहिए मेरे को। ठीक है, नंबर को मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया क्या, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। नीचे से रिक्वायर्ड मतलब कंपलसरी है। ठीक है, ड्रॉप डाउन को मैं यहाँ पे बोल देता हूँ क्या, सेलेक्ट प्रिफर्ड पोस्ट,
जो भी आपका कोर्स है, जैसे कि सपोज मशीन ग्राफिक डिजाइनिंग और डेटा साइंस। ठीक है, सेव, साथ में सेव करते जाओ, तो यहाँ पे वैसा आ जाएगा। अब फॉर्म का नाम मैंने बोला था अपने नॉलेज के लिए चेंज कर लेना, तो उसमें क्लिक करोगे तो उसका नाम अपने नॉलेज के लिए ले लो, तो मैंने बोल दिया कोर्स डेमो। सब एज इट इज रखना है, फॉर्म का नाम, बटन का नाम सबमिट रखना है, इनरोल नाउ, अप्लाई नाउ, जो भी रखना है वो सेव कर लो। उसके बाद नोटिफिकेशन में आके ये डेटा जिस भी मेल आईडी पे मंगाना है वो मेल आईडी सेंड टू ईमेल एड्रेस में डालो। बाय डिफॉल्ट एडमिन ईमेल रहता है। एडमिन ईमेल मतलब जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो उस समय जो हमारा ईमेल आईडी वहां डालते हैं वो ईमेल आईडी लेते हैं। बट इनकेस हमको नहीं पता, याद नहीं है, भूल गए हैं, तो हम हमारा इसको डिलीट करके जो भी मेल आईडी है वो आप मेल आईडी डाल सकते हो। उसके बाद सब्जेक्ट लाइन, ताकि आपको पता चले कि जब भी आपके मेल आईडी पे कोई मेल आएगा वेबसाइट के थ्रू, कोई फॉर्म भरता है तब, तो सब्जेक्ट लाइन से पता चल जाना चाहिए कि ये मेल कैसे आया या कहाँ से आया। ठीक है, तो अभी के लिए हमने लिख दिया इंक्वायरी फ्रॉम वेबसाइट कोर्स पेज। ठीक है, उसके बाद फॉर्म का नाम मतलब जनरली आपके बिजनेस का नाम रहता है ताकि पता चले, और ये एज इट इज रहेगा, कोई इसमें चेंजेस नहीं। सेव। और फाइनली कंफर्मेशन मतलब फॉर्म सबमिट होने के बाद यूजर्स को क्या दिखेगा। तो हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं कि उसको मैसेज डिस्प्ले कराए या किसी थैंक यू पेज पे लैंड कराए, या आपके डोमेन के बाहर किसी और वेबसाइट पे आपको भेजना है तो आप गो टू यूआरएल पे जा सकते हो। ठीक है, तो अभी हमारे पास कोई एक्स्ट्रा पेज नहीं है, तो हमने सो मैसेज किया, और स्टैंडर्ड मैसेज है, आपको चेंज करना है चेंज कर सकते हो, या वो रखना है वो रख सकते हो, आपकी चॉइस है। सेव किया। उसके बाद सब चीज होने के बाद क्या करना है, इम्बेड। इम्बेड में आने के बाद आपको पूछता है कौन से पेज में इस फॉर्म को यूज करना है। तो आपने फॉर्म बना के मतलब पेज बना के रखा है, तो सेलेक्ट एग्जिस्टिंग या क्रिएट न्यू फॉर्म, मतलब न्यू पेज। मैंने बोला सेलेक्ट एग्जिस्टिंग। कौन सा पेज, तो मैंने बोल दिया कोर्स वाला पेज। लेट्स गो। तो ये आपका कोर्स का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यदि आपका पुराना वर्जन है तो फॉर्म का एक आईडी होगा, वो आईडी कॉपी करके वहां पे डालना है। और यहाँ पे यदि आप कर रहे हो तो क्या करना है, प्लस पे आना है। प्लगइन का नाम क्या था हमारा, डब्ल्यूपी फॉर्म। तो जैसे ही डब्ल्यूपी फॉर्म सर्च करोगे आ जाएगा, इसको क्लिक करो। अब इस फॉर्म में आपने जितने भी बनाए, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में दो बनाए थे, एक हमने बनाए थे, एक आप लोगों ने प्रैक्टिस के लिए बनाया था। अभी हमने क्या नाम रखा है, डेमो, कोर्स डेमो। तो इसको क्लिक करो, तो जो भी आपने बनाया था वो यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद अपडेट। जैसे ही अपडेट करोगे, कोर्स पेज में आके रिफ्रेश करते हैं, तो ये फॉर्म आ जाएगा। अब जब आप इसको फिलअप करोगे तो जो भी मेल आईडी आपने डाली होगी उस मेल आईडी पे आपका डेटा चला जाए। ठीक है, तो इतना हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख लिया था। इनकेस किसी को कोई डाउट होगा तो मे भी शायद क्लियर हो गया होगा। फिर भी अभी तक के जितना भी आप लोगों ने देखा है उसमें किसी को भी कोई डाउट है तो एक बार पूछ सकते हो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? बोलिए। क्लियर है? यस सर। आज सबको नींद आ रही है क्या, कोई कुछ बोल नहीं रहा है? या संडे के बाद क्लास हुई है इसलिए मन नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? अक्षिता जी, आनंद जी, मिताली जी एंड संदीप जी, बोलिए। क्लियर है सर। ठीक है, नहीं क्योंकि आप लोग यदि रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मेरे को समझ में नहीं आएगा कि जो बता रहा हूँ वो समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, इसके बाद एक और चीज आगे देखते हैं थोड़ा सा, वो है ब्लॉग। ठीक है, एसईओ में ब्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या एसईओ में जनरली हम दो एक्टिविटीज करते हैं। पहला ऑन पेज एसईओ जो आपका अभी चल रहा है, दूसरा ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, अब ऑन पेज एसईओ का मतलब क्या होता है, वो एक्टिविटी जो हम हमारी वेबसाइट के अंदर करते हैं, विद इन अ वेबसाइट, जो कि वन टाइम प्रोसेस होता है किसी भी वेबसाइट के लिए। ऑफ पेज एक्टिविटीज जो होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, जो हमको वेबसाइट को रैंक पे लाने के लिए कंटिन्यू काम करना पड़ता है। ठीक है,
तो जब हम ऑन पेज एसईओ करते हैं तो एक बार तो हमने हमारे वेबसाइट में जो कीवर्ड ऑप्टिमाइज करना है या जिस तरीके से भी प्रोडक्ट के हिसाब से मैनेज करना है वो हमने कर लिया। लेकिन जब गूगल आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है तो आपने 4 स्टेप पढ़े होंगे। क्या? सबसे पहले क्या होता है बताइए? क्रॉलिंग। क्रॉलिंग के बाद बताइए, सर डे 1 आप लोगों ने स्नैपशॉट। पढ़ा होगा। क्रॉलिंग के बाद सर स्नैपशॉट, जी वो क्या करता है, वो आपके उस पेज का स्क्रीनशॉट ऑफ स्नैपशॉट दैट। लेता है। हाँ जी। उसके बाद कैशे कैचिंग। डेट, कैचिंग वो आपके पेज पे एक डेट एंड टाइम टाइम मेंशन करता है। एंड और फाइनली इंडेक्सिंग। अपने सर्वर पे स्टोर करता है जिसे हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हर वेबसाइट के लिए कंटिन्यू गूगल करता रहता है। अब सोचो कि आपकी जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, इसको गूगल ने क्रॉल किया 15 दिन में, आपके वेबसाइट के सारे पेज को उसने क्रॉल कर लिया। अब 15 दिन के बाद जब वो सपोज 10 दिन 15 दिन के गैप में, मतलब नेक्स्ट 15 डेज के गैप में जब वो आपकी वेबसाइट को विजिट करने आएगा तो वो देखेगा कि यार ग्राफिक डिजाइनिंग के पेज में जो कंटेंट उसने पहले क्रॉल करके सेव किया था वही कंटेंट इसमें है। फिर वो सपोज मशीन लर्निंग के पेज में आता है और देखता है कि जो कंटेंट पास्ट में उसने 15 दिन पहले विजिट किया था वही कंटेंट है। ठीक है, सेम विद कॉन्टेक्ट अस में जाएगा तो जो एड्रेस और डिटेल था वही है, मतलब कंटेंट आपकी वेबसाइट का चेंज नहीं हुआ है। तो अभी इससे क्या होगा, वो आपकी वेबसाइट को कोई दिक्कत नहीं है, उसको लगेगा कि अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी इसलिए आपने चेंजेस नहीं किया। फिर से नेक्स्ट 10 to 15 डेज में वो आपकी वेबसाइट को विजिट करने आएगा और बाकी पेजेस को क्रॉस चेक करेगा। फिर भी यदि उसको आपकी वेबसाइट के किसी भी पेज में कोई चेंजेस नहीं मिलता है तो नेक्स्ट 10 to 15 डेज में फिर से आएगा। लेकिन 2 से 3 बार आने के बाद यदि उसको वेबसाइट में कोई भी चेंजेस नहीं मिलता है तो वो आपके वेबसाइट में आने की जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या करेगा, कम कर देगा। मतलब जो वो 15-15 दिन के गैप में आ रहा था वो हो सकता है 30-30 दिन के गैप में आए, और उसके बाद भी नहीं होगा तो वो 45 डेज में आएगा और धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी कम कर देगा, मतलब डेज बढ़ाता जाएगा, लंबा लंबा टाइम के बाद आएगा। क्योंकि जब पता है कि आपकी वेबसाइट में एज सच कोई कंटेंट चेंज ही नहीं हो रहा है तो आपकी वेबसाइट को विजिट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन यही चीज हम हमारी वेबसाइट में क्या करते हैं, एक ब्लॉग का पेज बनाते हैं। अब ब्लॉग क्या होता है, कोई बता सकता है? डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन ब्लॉग एंड वेबसाइट क्या होता है? ब्लॉग और वेबसाइट में डिफरेंस क्या है? ब्लॉग में सर हम ब्लॉग में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट्स डाल सकते हैं रिलेटेड टू आवर पेजेस। लाइक ब्लॉग वेबसाइट में इनसाइडर्स में न्यूज रहते हैं बहुत सारे, और अलग अलग टॉपिक्स पे डिफरेंस डाले रहते हैं, पर वेबसाइट तो एक स्पेसिफाइड रहता है दैट वी कांट चेंज इट एवरी टाइम। पर ब्लॉग पेज में हम लोग कंटेंट बदल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ब्लॉग जो होता है और वेबसाइट जो होता है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो ब्लॉगिंग की बात। ठीक है, ब्लॉगिंग वेबसाइट जो होती है वो अलग होती है। ब्लॉग का मतलब है, ब्लॉग इज अ पार्ट ऑफ वेबसाइट, पहला चीज। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल वेबसाइट बनती है वो इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट बनती है। जितने भी पेजेस होते हैं वो पेज में जो कंटेंट है वो उतना फ्रिक्वेंटली अपडेट नहीं होता। ठीक है, कभी कोई फेस्टिवल आया, आपको ऑफर डालना है तो चलो आपने स्लाइडर में वो कंटेंट चेंज कर दिया या ऑफर का एक नया पेज बना दिया। कोई इवेंट यदि 2-3 महीने में आप करा रहे हो तो इवेंट का नया पेज आ गया, तो वो 2-4 महीने 5 महीने में कभी चेंज होता है, या किसी किसी वेबसाइट में सालों साल तक कंटेंट सेम रहता है। ठीक है, लेकिन वेबसाइट में ब्लॉग का एक सेक्शन बनाने से फायदा ये होता है कि आप क्या करते हो, आप अपनी वेबसाइट में नए नए कंटेंट हर वीक में एक बार, 10 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार, आपके कंफर्टेबल के हिसाब से या आपके रिसोर्स के हिसाब से आप क्या करते हो, नया नया आर्टिकल डालते हो। अब हम आर्टिकल क्यों डालते हैं? इनडायरेक्टली हमारी वेबसाइट को रैंक पे लाने के लिए और इनडायरेक्ट ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपको यदि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है या किसी को भी डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में एंटर करना है तो वो क्या क्या गूगल में सर्च कर सकता है और किस तरीके से सर्च कर सकता है, एक आधा एग्जांपल दे सकते हो?
बताइए। यदि किसी को भी डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में एंटर करना है तो पहले चीज तो उसको डिजिटल मार्केटिंग सीखना पड़ेगा, लेकिन वो कैसे प्लान कर सकता है कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है, कहाँ से करना है, क्या कोर्स होता है, कैसा होता है, जो भी एक्स वाई जेड, क्या क्या सर्च कर सकते हैं, या आप लोगों ने एडमिशन लेने के पहले, डेमो लेने के पहले क्या क्या सर्च किया था और क्या सोचा था, बताओ। क्लासेस के बारे में, अपने नियर बाई एरिया के क्लासेस के बारे में सर्च करेंगे। एसईओ क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, इस पे रिसर्च सिलेबस, करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग का सिलेबस वगैरह, अच्छा, सिलेबस क्या ठीक है। क्या होता अब है। दो चीजें, दो टाइप के लोग यहाँ पे होते हैं। पहला, जिसने डिसाइड कर लिया कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है। अब जिसको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है, ये डिसाइड हो गया, तो वो क्या सर्च करेगा, जैसा आप लोगों ने बोला, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, या डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट जो भी आपकी सिटी है वो डाल दिया। ठीक है, कोर्स कंटेंट चेक करना है तो वेबसाइट में जाके चेक करोगे। कब, जब आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को इस फील्ड में एंटर करना है। ये डायरेक्ट ऑडियंस है, इनको आप टारगेट करते हो और वहां पे आपका वेबसाइट टॉप में आता है तो डायरेक्ट ट्रैफिक आने का चांस है और वो डेमो ले सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा है जिसने सुना है कि डिजिटल मार्केटिंग फील्ड अच्छा है, ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग यदि अच्छी फील्ड है, स्कोप अच्छा है, तो उस केस में आप कैसे करोगे? आप एकदम से किसी के बोलने पे एडमिशन नहीं लोगे। आप पहले खुद के लेवल पे क्रॉस चेक करोगे कि डिजिटल मार्केटिंग में स्कोप कितना है, सैलरी स्कोप क्या क्या होती है, ठीक है, प्लस कौन कौन से जॉब टाइटल होते हैं, कौन सीख सकता है कौन नहीं सीख सकता। ये सब पहले लोग अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। तो मे भी हो सकता है कोई गूगल में जाके सर्च करे, बेस्ट सैलरी स्कोप फॉर डिजिटल मार्केटर एज अ फ्रेशर, ठीक है, या इस टेक्निकल नॉलेज इज रिक्वायरमेंट या रिक्वायर्ड, या हु कैन लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। तो लोग अपने अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, चीजें सर्च कर रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके फील्ड से रिलेटेड लोग क्या क्या सर्च करते हैं। आपने क्या क्या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेटिव कंटेंट यू अपने वेबसाइट में डाला एज अ ब्लॉग, ठीक है, जहाँ पे आपने कभी स्कोप के बारे में डाला, कभी जॉब वैकेंसी के बारे में डाला, कभी सैलरीज के बारे में डाला कि फ्रेशर्स की सैलरी क्या होती है और जैसा जैसा एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से सैलरी ग्रोथ क्या होती है। मतलब ऐसा कंटेंट जिससे लोगों को इंटरेस्ट आए कि मुझे भी इस फील्ड में आना चाहिए, इसमें अच्छा स्कोप है। आपने इनडायरेक्ट उनको टारगेट करने के लिए एक अच्छा सा टाइटल लेके उस पे कंटेंट लिखा, जिसको अपनी वेबसाइट पे डाला एज अ ब्लॉग, हर 15 दिन में 10 दिन में एक बार। तो इससे क्या हुआ, जो इनडायरेक्ट सर्च कर रहे हैं उनके लिए भी वो आर्टिकल यूजफुल है, वो आर्टिकल रीड करके लगेगा कि यार मुझे इस फील्ड में एंटर करना चाहिए। और लास्ट में नीचे हर आर्टिकल में आप मेंशन करते हो कि यदि आपको इस कोर्स में इंटरेस्टेड है तो फॉर मोर डिटेल यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और यू कैन अप्लाई फॉर अ डेमो क्लासेस, ताकि आपको और ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिले। तो आपने क्या किया, एक इंफॉर्मेटिव कंटेंट के थ्रू उनको बुलाया अपने वेबसाइट पे, उनके डाउट्स क्लियर किए, और उसके बाद यदि वो कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ मेरे को इस कोर्स को करना चाहिए और डिटेल चाहिए, तो वो डेमो क्लास में आ सकता है, ताकि उसको और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि क्या क्या टॉपिक इसके अंदर होते हैं, कैसे जॉब टाइटल्स होते हैं, क्या काम होता है, क्या जो आपको बताया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब तो आगे आप डिसाइड करोगे करना है कि नहीं करना है। तो आपने क्या किया, इनडायरेक्टली आपके फील्ड से रिलेटेड सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो एफएक्यूज होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वो सारे टॉपिक के ऊपर आप टाइम टू टाइम क्या करते हो, कंटेंट रेडी करते हो, आर्टिकल रेडी करते हो, जिसको हम कंटेंट मार्केटिंग बोलते हैं, जो आप आगे देखोगे, ठीक है। और आपने उसके ऊपर कंटेंट बना के क्या किया, ब्लॉग के थ्रू वेबसाइट्स पे ऐड किया। अब इसमें दो फायदा है, पहला चीज तो आप इनडायरेक्ट ऑडियंस को भी टारगेट कर रहे हो, दूसरा, आप मे बी आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, हम एक टर्म यूज करते हैं क्या, इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक, ठीक है। इंटरनल लिंक क्या होता है, जैसे कि सपोज मैंने एक आर्टिकल लिखा और नीचे में लिख दिया कि इफ यू आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई डेमो क्लासेस, या फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इफ यू आर लुकिंग फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे देन विजिट आवर वेबसाइट और अप्लाई फॉर डेमो क्लास। तो जो कीवर्ड वहां पे मैंने मेंशन किया है कि इफ यू आर लुकिंग फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे, तो वो लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, जिसके लिए मेरे को एसईओ करना है या काम करना है, ठीक है। तो आपने लास्ट में एक ऐसा पैराग्राफ बनाया जिसमें अपने कीवर्ड को टारगेट किया, और उस कीवर्ड पे आपने एक लिंक डाली जो आपकी वेबसाइट के डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के पेज की है।
बट वो आर्टिकल भी आपकी वेबसाइट में है और वो कोर्स का पेज भी आपकी वेबसाइट में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक मतलब क्या होता है, जिस टेक्स्ट पे क्लिक करने पे वो आप ही की वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पे आपको लेके जाता है, उसे हम बोलते हैं इंटरनल लिंक। लेकिन क्लिक करने पे यदि वो वेबसाइट के बाहर जा रहा है तो वो एक्सटर्नल लिंक हो जाती है, वो इंटरनल लिंक नहीं होती, मतलब आउटगोइंग लिंक होती है। टाइप्स ऑफ लिंक क्या होती है वो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो हमको इनडायरेक्टली मौका मिलता है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंटरनल लिंक डाल सकते हैं, जिससे गूगल को क्या होता है, जब गूगल आपके उस आर्टिकल को रीड करता है तो वो देखता है कि किसी टेक्स्ट पे आपने लिंक दिया हुआ है, और वो टेक्स्ट क्या है, जो आपका कीवर्ड है वो, तो उस टेक्स्ट पे लिंक है और आप लिंक के थ्रू किसी पेज पे रिफर कर रहे हो, दैट मीन्स वो जो पेज है वो पेज उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए या वर्ड्स के लिए या कीवर्ड के लिए ज्यादा रिलेवेंट है, तो उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए आपकी उस पेज की वैल्यू इंक्रीज होती है। क्योंकि गूगल को आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या कर रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो कि इस कीवर्ड के लिए वो पेज बेस्ट है, इस कीवर्ड के लिए वो पेज बेस्ट है, तो आपको इनडायरेक्टली इंटरनल लिंक के थ्रू कीवर्ड टारगेट करने का मौका मिलता है। दूसरा चीज, ब्लॉग एक ऐसा पेज होता है जिसको हम फ्रिक्वेंटली अपडेटेड वेब पेज बोलते हैं, जिसमें हर 10-15 दिन में नए नए आर्टिकल्स आपके फील्ड से रिलेटेड आप डालते हो, आउट ऑफ टॉपिक नहीं। क्योंकि आपका प्रोडक्ट यदि सपोज डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, एंड्रॉइड क्लासेस है, उससे बाहर का नॉलेज दोगे तो आपके वेबसाइट में आके लोग डाइवर्ट होंगे, जो कोर्स आप नहीं देते, तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम ब्लॉगिंग करते हैं तो वहां पे हम वेरियस टाइप ऑफ टॉपिक पे काम करते हैं और आर्टिकल लिख के उसको मोनेटाइज करते हैं। यहाँ पे हम रेवेन्यू जनरेट वेबसाइट के थ्रू नहीं करते या मोनेटाइज के थ्रू नहीं करते, हम हमारे प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करना चाहते हैं। तो उससे रिलेटेड जो ऐसे टॉपिक या क्वेश्चन जो लोगों के माइंड में इनडायरेक्टली चलते रहते हैं, वो चीज हम वहां पे डालते हैं। जैसे कि हो सकता है लोग सर्च करें कि क्या यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है फॉर लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपको कंपलसरी नहीं है इंग्लिश की नॉलेज हो तभी आप ये कर सकते हो, या आप कॉमर्स बैकग्राउंड के होने चाहिए, या आप मैथ्स बैकग्राउंड के होने चाहिए, या आप इंजीनियरिंग वाले होने चाहिए, तो लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगता है लोग सर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर कंटेंट लिखना, आर्टिकल्स लिख के डालना, ताकि लोग उसको रीड करें और वहां से उनके डाउट्स क्लियर हो और वो इस फील्ड में आने के लिए प्लान करें, ठीक है। सेम विथ हमें इनडायरेक्टली मौका मिल जाता है इंटरनल लिंक डालने का, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेबसाइट में नए नए आर्टिकल जब आते हैं तो नया नया पेज अपडेट होता है, मतलब नया नया पेज बनता है। तो गूगल उस फ्रिक्वेंसी को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि आपकी वेबसाइट में जब भी आ रहा है, भले सारे पेज में नहीं बट कुछ पेज में सही कंटेंट चेंज हो रहा है या नया कंटेंट आ रहा है या नया पेज बन रहा है, तो फ्रिक्वेंसी मेंटेन रहती है, ठीक है। इसीलिए हम जनरली वेबसाइट में ब्लॉग का पेज बना के डालते हैं, जिससे हमको रैंक पे लाना थोड़ा इजी हो जाए। क्लियर है? यस। ठीक है। अब ये तो चलो, जिस क्लाइंट के लिए काम करोगे तो उसकी वेबसाइट में ब्लॉग का पेज नहीं होगा, कंपलसरी नहीं है ना कि होना ही चाहिए, है तो प्लस पॉइंट है। अब आप क्लाइंट को देख के सजेस्ट करोगे कि वेबसाइट में ब्लॉग का पेज नहीं है तो अलग से पेज डलवाओ या ना डलवाओ, क्योंकि एक तो सर्विस चार्ज आप अपना एसईओ करोगे वो अलग। अब आप उसको पहले ही खर्चा बताओगे कि वेबसाइट में ये पेज होना चाहिए और एक वो सेक्शन बनाने का कम से कम इतना लगेगा, तो बोलेगा ये भी पे करो और वो भी पे करो, कोई मना तो नहीं करेगा। तो क्लाइंट को एनालाइज करके आप सजेस्ट करो कि ये पेज बन जाए तो ज्यादा अच्छा है, या 1-2 महीने के बाद आप उसको सजेस्ट कर सकते हो कि हम तो काम कर रहे हैं बट ये पेज भी आप बना लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्लाइंट के हिसाब से आप सजेस्ट करोगे कि उसको अभी बोलना है या बाद में बोलना है, ताकि हाथ से ना निकल जाए, पहला चीज, ठीक है। बाकी ब्लॉग से आपको बेनिफिट मिलता है। अभी के लिए प्रैक्टिस आपको करनी है, तो आपकी थीम में ब्लॉग का पेज कैसे बनेगा, नॉर्मल पेज के जैसे ब्लॉग का पेज नहीं होता, उसका एक फॉर्मेट होता है। कैसा होता है मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मैं एसडीएम की वेबसाइट ओपन करता हूँ, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे मैं कम्युनिटी में ब्लॉग पे ना, पे क्या देख रहे हो, एक पेज है जिसमें आने पे आर्टिकल नहीं दिख रहा है आपको, एक इमेज दिख रहा है, नीचे उसका टाइटल है, कब डाला हुआ है और रीड मोड, 3 आर्टिकल के टाइटल दिख रहे हैं, फिर नीचे तीन ऐसा करके नीचे दिख रहा है। आप जिस पे भी क्लिक करोगे तब उसका डिटेल पेज आएगा, मतलब जहाँ पे डिटेल में सारा चीज मेंशन किया हुआ है कि क्या है कैसा है। यहाँ पे आपको इंक्वायरी का फॉर्म फिक्स दिख रहा है, वो हमारे ऊपर, हमको लीड जनरेट करना करके, और ये पूरा कंटेंट दिख रहा है, ठीक है। लास्ट में देखोगे तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा क्या,
ये रहा, कंक्लूजन में लिखा होगा कहीं ना कहीं पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या जो भी चीज वो टारगेट करना चाहते हैं वो। ठीक है, तो ये उसका व्यू है, जैसे कि ये रहा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नासिक टारगेट किया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे टारगेट किया हुआ है, इसमें लिंक भी है, क्लिक करूंगा तो वेबसाइट पे चले जाऊंगा। ठीक है, तो ये डिटेल पेज है। तो ये एक फॉर्मेट होता है। अब हमको वर्डप्रेस में इतना कोडिंग नहीं करना, हमको क्या करना है, बेसिक सिंपल मेथड है। आपको सबसे पहले तो नॉर्मल जैसा पेज क्रिएट करते हो वैसे जाके ऐड न्यू पेज पे आना है, और क्योंकि उसका टाइटल ब्लॉग देना है तो ब्लॉग करके पब्लिश, और पब्लिश तो आपका ब्लॉग का पेज बन गया। ठीक है, वेबसाइट में आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ब्लॉग का पेज आ गया। अब इसकी पोजीशनिंग जैसे आपको करनी है, अब अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, आपको बताया गया होगा। ठीक है, अभी के लिए मैं डैशबोर्ड में आके सेट कर देता हूँ, अपीयरेंस में आके मेन्यू, और मेन्यू में आने के बाद इसको मेरे को कॉन्टेक्ट के पहले रखना, सेव कर दिया, यहाँ पे आके रिफ्रेश तो वो पहले आ जाएगा। अब ब्लॉग के अंदर जो भी आर्टिकल डालना है, तो आप नया पेज बना के या ब्लॉग पेज के अंदर जाके कंटेंट नहीं डालोगे। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक सेटिंग करनी, क्या सेटिंग करनी है, यहाँ पे डैशबोर्ड में जाके सेटिंग्स पे आ जाओ, और रीडिंग पे आ जाओ। यहाँ पे ऊपर में आपको दिख रहा है बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड योर लेटेस्ट पोस्ट, इसको क्या सेलेक्ट करो, स्टैटिक। होम पेज को हमेशा सेलेक्ट करो होम, और पोस्ट पेज को सेलेक्ट करो ब्लॉग। ठीक है, इससे वो फॉर्मेट आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाए, और इसको नीचे आके सेव एंड चेंजेस। अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ और ब्लॉग पेज में आता हूँ, तो दिख रहा है ये डमी आर्टिकल है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, कि टाइटल, एक दो लाइन का डिस्क्रिप्शन और रीड मोर, कब डाला था वो, कैटेगरी आपने डाला होगा तो वो। होम पेज में आओगे तो होम पेज में कुछ भी नहीं, पहले होम पेज में यही ऑप्शन वहां दिख रहा था वेबसाइट ओपन करते साथ, लेकिन अब खाली होम, जो डालोगे होम में वो दिखेगा, और आर्टिकल या जो भी ब्लॉग डालोगे वो ऐसा दिखेगा। अब आपको आर्टिकल डालना है कुछ भी, तो कैसे डालोगे, तो यहाँ पे डैशबोर्ड में आके, इस बार पेज में जाके नहीं करना है, पोस्ट में जाके ऐड न्यू पोस्ट, क्योंकि हमने उसकी सेटिंग कर दी है। अब जो भी आपका टाइटल है वो यहाँ पे लिखो, जैसे कि मैंने बोल दिया, स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग इन पुणे। ठीक है, ये मैंने टाइटल रखा। अब इसका जो भी डिस्क्रिप्शन आपने बनाया होगा वो डाल दोगे। अभी हम चैट जीपीटी को बोल के क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं थोड़ा सा कंटेंट आप लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, राइट आर्टिकल फॉर, ठीक है, अबाउट अंडर 700 to 800 वर्ड्स। ठीक है, ऑल्सो टारगेट यूज कोर्स एस पुणे एस कीवर्ड। ठीक है, ये मैंने डाल दिया क्योंकि उसमें आ जाए, एंटर। तो ये अब चैट जीपीटी अपने हिसाब से कंटेंट रेडी करके देगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम यही कंटेंट कॉपी पेस्ट करके डाल देंगे। ठीक है, तो ये कॉपी कर लेता हूँ। अभी मैं पूरा नहीं डाल रहा हूँ, थोड़ा सा दिखाने के लिए कॉपी कर ले रहा हूँ, और आपका जो डैशबोर्ड है यहाँ पे नीचे आके पेस्ट, और अपडेट मतलब पब्लिश, और पब्लिश। अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो ये दूसरा आ गया बाय डिफॉल्ट उसी फॉर्मेट में। ठीक है, स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन पुणे, एक टाइटल आ गया, एक दो लाइन वहां से डिस्क्रिप्शन से फैच के, और रीड मोर, आज की डेट उसने बाय डिफॉल्ट ले ली। जैसे ही मैं रीड मोर पे जाऊंगा तो उसका कंप्लीट आ जाएगा। अब इसमें इमेज जैसा पेज में डालता है वैसा आप पेज की तरह ही काम करेगा, बट वो ऑटोमेटिक वहां पे आ जाएगा। ठीक है, नीचे में कमेंट का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आ गया क्योंकि उसकी सेटिंग है। ठीक है, लेकिन आपने एसडीएम में देखा कि ऊपर में एक इमेज था। ठीक है, यदि मैं ब्लॉग में जाता हूँ तो यहाँ पे एक इमेज दिख रहा है, आपको भी ऐसा इमेज दिखाना है ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। अभी आपके में क्या दिख रहा है, ब्लॉग पेज में आता हूँ तो ये रहा ऐसे। तो आपको इमेज डालना है, तो इससे रिलेटेड जो भी इमेज आपने बनाई होगी उस इमेज को क्या करोगे आप, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्या, फीचर्ड इमेज के नाम से।
ठीक है, मैं इसमें क्लिक करता हूँ, ये पोस्ट में आते हैं। तो यार नीचे में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है फीचर्ड इमेज, यहाँ पे आ जाओ, सेट एज फीचर्ड इमेज। तो जो भी डिजिटल मार्केटिंग है, स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से आपने बनाया होगा, अभी के लिए मैं इसको ले लेता हूँ दिखाने के लिए। आप वो इमेज डाल दो और सेट एज फीचर्ड इमेज और अपडेट। तो अब वो क्या करेगा, आपने जो थीम ली है उस थीम का जो फॉर्मेट होगा उसके हिसाब से वो सेट कर देगा। ये रहा, इस थीम का फॉर्मेट क्या है, ऊपर में इमेज आएगा, नीचे आर्टिकल, उसका एक दो लाइन डिस्क्रिप्शन और रीड मोर। तो जितने भी आप आर्टिकल डालोगे या ब्लॉग डालोगे वैसे ही आएगा, एक इमेज, टाइटल और डिस्क्रिप्शन और रीड मोर का बटन। तो वैसा बाय डिफॉल्ट आता जाएगा, और जब कोई क्लिक करेगा तो उसका जो डिटेल पेज आपने डाला हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, लेकिन आप फीचर्ड इमेज नहीं डालोगे तो वो ब्लैंक दिखेगा, जैसा अभी पहले ब्लैंक दिख रहा था। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, तो आप लोगों के पास 10 मिनट का टाइम है। सबको इंडिविजुअल क्या करना है, एक एक पोस्ट डाल के देखना है। ठीक है, ताकि आप लोगों से हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो समझ में आए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद और भी चीजें वो हम एक एक करके देखेंगे। तो 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट के अंदर क्या करना है, एक एक आर्टिकल जो भी आपने कोर्स बनाया है, अच्छा मैंने डिजिटल मार्केटिंग का डाल दिया, आपने जो 3 कोर्स बनाया हुआ है इससे रिलेटेड कोई भी आर्टिकल डाल सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ कंटेंट आप चैट जीपीटी से यूज करके निकाल लो, या अभी गूगल में सर्च करके निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मशीन लर्निंग हो गया। तो सब कोई अपने अपने लेवल पे जो भी आपको टाइटल समझ में आता है उससे रिलेटेड एक एक पोस्ट डाल के देखना है, प्रॉपर फीचर्ड इमेज यूज करके, कि आपको वहां पे ब्लॉग के पेज में ऊपर में इमेज आना चाहिए, नीचे जो भी टाइटल है वो, और रेड मोर का बटन, ताकि क्लिक करने पे डिटेल आर्टिकल ओपन हो जाए। ठीक है, तो 10 मिनट का टाइम है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल करना है ना, स्क्रीन शेयर करने पे मैंने लास्ट टाइम देख लिया है, एक दो लोग ही करते हैं, बाकी लोग शांत रहते हैं। तो यहाँ पे 6 लोग हैं, तो कम से कम 6 पोस्ट नए मेरे को ब्लॉग के सेक्शन में दिखने चाहिए। Sir, ठीक I है, am using my phone, unable to do that. फोन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हो रहा था सर, लास्ट टाइम ट्राई किया था और अभी लैपटॉप में निकाल नहीं सकती क्योंकि मैं एक मिडिल ऑफ माय वो ऑफिस आप हूँ। लोग के ऊपर है, फोन से भी होता है। नो डाउट साइज थोड़ी छोटी आती है, मेहनत लगेगी, बाकी आप लोग के नहीं हो ऊपर है। जिनके पास है एटलीस्ट वो तो करो। ठीक है, क्योंकि यदि स्किप करके सीधा आगे बढ़ जाएंगे तो पीछे की चीज भूलते जाओगे। ठीक है, 10 मिनट है, जितने से होता है उतना करो, कोई डाउट आएगा तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक।
अभी तक के खाली एक नहीं किया है, बाकी लोग क्या दिक्कत आ रही है बाकी लोगों को? ठीक है, आज पढ़ने का मन है कि नहीं ये भी बता दो, क्योंकि कोई रिप्लाई नहीं करोगे तो मेरे को समझ में नहीं आएगा आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है क्या करना है। तो बेटर है कि आज क्लास ही ना ले फिर। हम्म, बताओ क्या करना है, क्लास आगे कंटिन्यू करें या क्लोज कर दे? कल से रोहित सर लेंगे तो ये आप लोग करना पे कंटिन्यू। नहीं सर, आप कंटिन्यू करिए। बट किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हाँ या ना भी बोलते समझ में आता है कि हाँ हो रहा है नहीं हो रहा है, कर रहे हो नहीं कर रहे, बट एकदम शांत। ठीक है, एक टॉपिक और आगे बता देता हूँ, उसके बाद सर को ही बोलेंगे वही कंटिन्यू करेंगे कल से आप। ठीक है, यहाँ तक जो आप लोगों ने देखा था वो वर्डप्रेस डेवलपमेंट में जो बेसिक चीजें आपको थी, ताकि आपकी वेबसाइट एटलीस्ट बन जाए, लुक एंड फील थोड़ा सा आ जाए, ताकि आप एससीओ की प्रैक्टिस कर पाओ जितना आप लोग पढ़ रहे हो उसके हिसाब से। ठीक है, क्योंकि एससीओ पूरा का पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक है। थ्योरेटिकल खाली पढ़ोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे, आगे भूल जाओगे, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो अभी एटलीस्ट आप लोगों के पास अब एक वेबसाइट आ चुकी है। अब आप लोगों को क्या करना है, जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है उसका ऑन पेज करना है। मतलब अभी तक के जितने भी ऑन पेज फैक्टर आप लोगों ने पढ़े हैं एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, ताकि इन केस कुछ छूटा होगा तो आप लोग बता सकते हो। उसको इम्प्लीमेंट करना है, जो कि कौन करता है? डेवलपर। आप ऑन पेज रिपोर्ट बना के देते हो डेवलपर को कि मेरे को वेबसाइट के बैकएंड में इम्प्लीमेंट करना है। बट क्योंकि अभी आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो आप खुद उसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। कैसे, एक एक करके हम देखते हैं। बट सबसे पहले क्या क्या आप लोगों ने ऑन पेज में पढ़ा होगा कि जो भी कीवर्ड आप निकालते हो, जिस भी पेज को रैंक पे लाने के लिए आपने कीवर्ड निकाला है, उस कीवर्ड का यूज आपको अपनी वेबसाइट के अलग अलग स्पेस पे यूज करना है। जैसे कि सबसे पहले आपने पढ़ा होगा क्या, पेज के टाइटल में कीवर्ड यूज करना है, जिसका कैरेक्टर लेंथ कितना है, 60 कैरेक्टर के अंदर आपको कीवर्ड यूज करना है, जिसका एक फॉर्मेट में भी बताया होगा। सबसे पहला आपको यूज करना है आपका प्राइमरी टेक्स्ट, जिसके लिए सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम है, जिसके लिए आपको पहले आना है, उसको सबसे पहले रखना है। यदि स्पेस बचती है तो कॉमा या फिर पाइपलाइन, दो में से कोई भी एक यूज करके आप अपना सेकेंडरी कीवर्ड यूज कर सकते हो। और उसके बाद भी स्पेस बचता है तो लास्ट में आपके ब्रांड नेम या फिर मैं बोलूंगा बिजनेस का नाम आप यूज कर सकते हो। ये एक फॉर्मेट है पेज का टाइटल लिखने। ठीक है, इनकेस आपके पेज के टाइटल में प्राइमरी कीवर्ड डालने के बाद ज्यादा लेंथ या स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो सेकेंडरी कीवर्ड के अलावा डायरेक्ट बिजनेस का नाम डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडरी कीवर्ड आप डिस्क्रिप्शन में या और भी जो स्पेस है वहां पे आप डाल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा सेकंड आपने देखा होगा कि जो भी कीवर्ड आप लोगों ने निकाला है वो उस पेज के डिस्क्रिप्शन पे यूज करना है, जिसका लेंथ होता है 160 कैरेक्टर। ठीक है, इसमें भी हम कोशिश करते हैं कि फर्स्ट 100 कैरेक्टर के अंदर आपका जो कीवर्ड है, प्राइमरी और सेकेंडरी जो भी है वो उसमें आ जाए। थर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या करना है, पेज के यूआरएल में कीवर्ड डालना है अंडर 110 टू 115 कैरेक्टर्स के अंदर। फोर्थ आपने देखा होगा आपको कीवर्ड यूज करना है आपकी वेबसाइट के हेडिंग टैग में। हेडिंग टैग मतलब होता तो H1 से H6 तक होता है, लेकिन हमको प्रायोरिटी H1 को या H2 को देना है। ठीक है, हमेशा याद रखना, यदि आपकी वेबसाइट में H1 जो होता है उसको मेन प्रायोरिटी देते हैं, H2 तब यूज होता है जब H1 के प्रेजेंस मतलब अब्सेंस पे H1 नहीं यूज कर पा रहे हो किसी टेक्निकल रीजन के नाम से या जो भी रीजन है, तब H2 मेन हेडिंग कंसीडर होता है। जो भी मेन हेडिंग होगा H1 या H2 दोनों
उस पेज में, जिस पेज के लिए आप काम कर रहे हो, वहां पे एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि आपने H1 मल्टीपल टाइम यूज किया है एक पेज में जिसके लिए आप एसईओ कर रहे हो, तो गूगल कंफ्यूज होता है कि मेन हेडिंग कौन सा है, क्योंकि H1 मतलब मेन हेडिंग। अब आपने 3 बार यूज किया, तो तीनों में से मेन हेडिंग कौन सा है, सबका सेंटेंस तो अलग अलग होगा हेडिंग का, तो उसको समझ में नहीं आता, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो हम H1 या जो भी मेन हेडिंग यूज कर रहे हैं वो एक बार यूज करते हैं उस पर्टिकुलर पेज में। इन केस H1 यूज नहीं कर पा रहे तो H2 यूज करते हैं, वो एक बार। लेकिन उसके नीचे के जितने भी है, मतलब जो भी मेन हेडिंग कंसीडर होगा या यूज होगा, उसके नीचे के सारे हेडिंग आप मल्टीपल टाइम यूज करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो मेन हेडिंग यूज होगा वो एक बार होना चाहिए, जिसके लिए हम H1 को प्रायोरिटी देते हैं अंडर 70 कैरेक्टर। इसका भी कैरेक्टर लेंथ है कि आप कितना भी नहीं लिख सकते, 70 कैरेक्टर्स के अंदर आप यूज करते हो। फिफ्थ होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका कंटेंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंटेंट क्या होना चाहिए, कंटेंट शुड बी यूनिक। ठीक है। सिक्स, कंटेंट का लेंथ कम से कम 1000 वर्ड्स का होना चाहिए। अभी तक हम बात करते हैं कैरेक्टर की, ये 1000 वर्ड्स है। क्यों 1000 वर्ड्स बोला जाता है मिनिमम, ये भी मिनिमम है ना, मिनिमम। इसका एक रीजन होता है। क्या रीजन होता है 1000 वर्ड्स बोलने का, क्योंकि गूगल का एक टेक्निकल फैक्टर है जिसे हम बोलते हैं क्या, टेक्स्ट वर्सेस HTML रेशियो। ये थोड़ा सा टेक्निकल है। टेक्स्ट वर्सेस HTML रेशियो का मतलब, आपकी वेबसाइट में यदि मैं बोलूं, कोई भी एक पेज उठा लेते हैं, ये इस पेज के लिए आप काम कर रहे हो, तो इस पेज में जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट जब मैं कंट्रोल यू करता हूं तो क्या आता है, कोडिंग पार्ट आता है। तो आपके उस पेज का जितना भी कोडिंग है, कोडिंग के कंपेयर में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो मिनिमम 15% होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 15% होना चाहिए, ऐसा गूगल बोलता है। बट फॉर एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू, यदि हमको रैंक पे लाना है, तो इट शुड बी एटलीस्ट 35% प्लस, 35% के ऊपर चाहिए। ठीक है, मतलब कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। तो इनडायरेक्टली जब आप 1000 वर्ड्स यूज करते हो, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये जो मिनिमम क्राइटेरिया है ये फुलफिल हो जाता है। बाकी तो फिर आप अपने कंटेंट के हिसाब से या कोडिंग के हिसाब से देखते हो। क्योंकि कभी कभी एक ही लाइन को लिखने का अलग अलग तरीका होता है, सारे डेवलपर्स का टेक्निक अलग होता है। तो हमको ये चेक करना है, बट सबको ये याद नहीं रहता, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि मिनिमम 1000 या 1500 वर्ड्स का कंटेंट होना चाहिए, ताकि ये फैक्टर बैलेंस हो जाए। और ज्यादा कंटेंट लिखने से फायदा क्या होता है, आपने यदि 1000 का 2000 वर्ड्स भी लिखा, तो इसका एक और फायदा है जिसे हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी मतलब कितनी बार आप अपना कीवर्ड उस पेज में यूज कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं कीवर्ड डेंसिटी। जो आपने पढ़ा होगा, 2 to 3% आप मैक्सिमम यूज कर सकते हो आपके कंटेंट का। अब आप खुद सोचो, यदि आपने 1000 वर्ड्स का कंटेंट लिखा हुआ है, तो उसका 3% भी यदि मैं लेके चलूं, तो कितना होता है, 60 वर्ड्स, सॉरी 30 वर्ड्स, 30 वर्ड्स। अब मेरा कीवर्ड है, क्या कीवर्ड है, सपोज बेस्ट मशीन लर्निंग कोर्स इन पुणे। तो 6 वर्ड का तो आपका कीवर्ड हो गया। 6 वर्ड का कीवर्ड है, मतलब मोटा मोटी आप 5 बार कीवर्ड यूज कर सकते हो, 30 वर्ड्स हो गया। 5 टाइम्स ज्यादा कीवर्ड यूज करोगे तो उसे हम कीवर्ड स्टफिंग बोलते हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा यूज किया, तो रैंकिंग टॉप पे आने के बदले उल्टा ड्रॉप हो जाती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जितने रिक्वायरमेंट है उतने कैरेक्टर के अंदर यूज करते हैं। क्लियर। ठीक है, कीवर्ड डेंसिटी हो गया। अब यही चीज आप सोचो कि यदि 2000 वर्ड्स का कंटेंट लिखते हो, तो ये 60 वर्ड हो गया, मतलब आप 10 बार कीवर्ड यूज कर सकते हो। तो जितना ज्यादा कंटेंट उतना ज्यादा कीवर्ड डालने का मौका। लेकिन कम कंटेंट में यदि ज्यादा कीवर्ड डालोगे तो वो कीवर्ड स्टफिंग होता है, जिससे रैंकिंग ड्रॉप होने का चांसेस होता है। इसके अलावा और आप लोगों ने क्या देखा होगा, ऑल्ट टैग। ये किसके लिए यूज होता है, इमेज के लिए। इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती है, मतलब लेंथ नहीं होता। जो भी इमेज यूज कर रहे हो उसके ऑल्ट टैग में आप कीवर्ड डाल सकते हो, जिससे गूगल को समझ में आता है कि वो इमेज किसके बारे में, और इनडायरेक्टली कीवर्ड टारगेट होता है। ठीक है, ये कीवर्ड डेंसिटी में काउंट नहीं होता, तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है कि हम एक्स्ट्रा कीवर्ड यूज कर सकते हैं।
इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज की डेट में आप लोग देख रहे होंगे, लास्ट 15-20 दिन से कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो और यदि वो सिक्योर नहीं है तो वहां पे सिक्योरिटी एरर आता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो वेबसाइट सिक्योर होना कंपलसरी है, मतलब HTTPS। ये आपके कंट्रोल में नहीं। हम काम करके HTTP को HTTPS मतलब सिक्योरिटी में नहीं कन्वर्ट कर सकते। इसके लिए जहां से भी आपने होस्टिंग परचेज की हुई है वहां से आपको SSL सर्टिफिकेट मतलब सिक्योरिटी का एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जिसका एडिशनल चार्ज होता है, जिससे आपकी वेबसाइट HTTPS हो जाती है, सिक्योर हो जाती है। बट इसका ये मतलब नहीं कि HTTPS होने से वेबसाइट को कोई हैक नहीं कर सकता या ट्रैक नहीं कर सकता। बट बिना HTTPS के चांसेस ज्यादा हो जाता है यदि आप सिक्योरिटी नहीं लेते हो। तो एटलीस्ट SSL सर्टिफिकेट आप ले लो। ये क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा या जहां से उसने होस्टिंग ली वो करेगा, बट आपको ये एनालाइज करना है। तो ये भी एक रैंकिंग फैक्टर है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा आपको और क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है क्या? अवॉइड करना है, अवॉइड हैवी इमेजेस और वीडियोस और एनिमेशन, क्योंकि इससे क्या होता है आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम जो होता है वो बढ़ जाता है। और यदि लोडिंग टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा, मोबाइल में आपकी रैंकिंग ड्रॉप होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसीलिए आपको हैवी इमेजेस को अवॉइड करना है। प्लस आपको क्या ध्यान रखना है, आपके वेबसाइट का जो फॉन्ट साइज है या मैं बोलूंगा फॉन्ट स्टाइल है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डेस्कटॉप में तो स्क्रीन की साइज बड़ी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही चीज जब मोबाइल में कन्वर्ट होती है तो वेबसाइट ऑटोमेटिक एडजस्ट होती है, स्क्रीन साइज छोटा होता है। तो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव न होने की वजह से कभी कभी आपका टेक्स्ट भी बहुत छोटा हो जाता है, उसको जूम करके बड़ा करके पढ़ना पड़ता है। तो इतनी मेहनत कई बार लोग नहीं करते तो वेबसाइट क्लोज कर देते हैं। इससे आपका बाउंस रेट ज्यादा होता है और रैंकिंग ड्रॉप होने का चांसेस है। और दूसरा, स्टाइलिश फॉन्ट में कभी कभी पढ़ते नहीं बनता, क्योंकि बहुत ज्यादा कर्सिव हो जाता है या एक बार में समझ में नहीं आता। तो उसकी वजह से भी कई बार लोग अपना इंटरेस्ट छोड़ देते हैं और वेबसाइट क्लोज कर देते हैं। तो आपको उस चीज पे भी फोकस करना है। इसके साथ साथ आपको फोकस करना है क्या, कॉल टू एक्शन बटन, एक्शन बटन, जैसे कि अप्लाई नाउ हो गया, बुक नाउ हो गया, डाउनलोड नाउ हो गया। ये सब क्या है, कॉल टू एक्शन बटन है। चैटबॉट हो गया, लाइव चैट करने का ऑप्शन है। जितना ज्यादा हम कॉल टू एक्शन बटन यूज करेंगे उतना ज्यादा इंगेजमेंट होने का चांसेस होता है और बाउंस रेट कम होता है। तो हम कॉल टू एक्शन बटन यूज करते हैं। इसके अलावा और भी है जो स्टेप बाय स्टेप आप आगे देखोगे, बट यहाँ तक आप लोगों ने मे भी देख लिया होगा। इसमें कोई ऐसा टॉपिक जो आप लोगों ने नहीं देखा है और समझ में नहीं आया तो एक बार पूछ सकते हो, ताकि वो मैं क्लियर कर दूं, फिर आगे बढ़े। और आप कैसे ये सब इम्प्लीमेंट कर सकते हो आपके डोमेन मतलब आपके पेज में, वो भी बता बताइए। इसमें से कोई भी ऐसी चीज जो नहीं पढ़ी हो या समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हो। पढ़ लिया है, क्लियर है, तो फिर हम आगे सर व्हाट इज कीवर्ड डेंसिटी? मतलब ऐसे टर्म में नहीं समझ आ रही है मुझे। ओके। कीवर्ड डेंसिटी मतलब होता है कि कितनी बार कीवर्ड आप अपने उस पेज में यूज कर सकते हो। ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं कीवर्ड डेंसिटी, जिसका एक फॉर्मूला होता है, जिसकी यहाँ पे तो मैंने लिख दिया 2 to 3%। बट इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, नंबर ऑफ वर्ड्स present in keyword present in keyword divided by total number of words present in coding part multiply by 100। इससे क्या निकलता है, कीवर्ड डेंसिटी। मतलब आपकी वेबसाइट में यदि 1000 वर्ड्स का कंटेंट है तो गूगल बोलता है कि आप मैक्सिमम 2 to 3% क्या यूज कर सकते हो, कीवर्ड यूज कर सकते हो। तो आपका यदि 1000 का 2% निकालेंगे तो कितना होगा, 20 वर्ड्स। अब मेरा यदि कीवर्ड का लेंथ है, जो हम टारगेट करते हैं क्या, लॉन्ग टेल कीवर्ड टारगेट करते हैं। तो मेरे लॉन्ग टेल कीवर्ड का जो लेंथ है वो है 5 वर्ड्स का, एक कीवर्ड बन रहा है। तो 20 वर्ड्स मतलब मैं 4 बार यूज कर सकता हूँ। तो आप अपने हेडिंग में, कंटेंट में, जहां भी कीवर्ड यूज करते हो वो कीवर्ड डेंसिटी में काउंट होता है, जो पेज में दिखता है। ठीक है। तो वो आप 4 बार से ज्यादा यूज नहीं कर सकते अपने कंटेंट में या सब जगह मिला के। यदि आपने 4 बार से ज्यादा यूज किया तो उसे हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड स्टफिंग, मतलब आपने जरूरत से ज्यादा यूज किया तो आपकी रैंकिंग ड्रॉप होने का चांस है, कि गूगल बोलते हैं कि आप एक लिमिट से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। ठीक है।
तो हमको यदि ज्यादा बार कीवर्ड यूज करना है तो हम क्या करते हैं, कंटेंट का लेंथ बढ़ा देते हैं। कंटेंट का लेंथ बढ़ाओगे तो उसके रेशियो में आपको नंबर ऑफ टाइम्स कीवर्ड ज्यादा यूज करने का मौका मिलेगा। जितना ज्यादा कीवर्ड उतना ज्यादा ट्रस्ट क्रिएट होता है कि ये पेज उस टॉपिक के लिए बात कर रहा है। इसीलिए कीवर्ड डेंसिटी को हम ध्यान में रख के काम करते एंड हैं। ठीक है। जस्ट उसके नीचे जो अल्ट टैग। हम्म अल्ट टैग जो होता है वो इमेज के लिए यूज होता है, क्योंकि आप लोगों को बोला गया होगा कि गूगल क्या एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है। एसईओ हम कहाँ पे करते हैं, सर्च इंजन में हमारी वेबसाइट को रैंक पे लाने के लिए काम करते हैं। अब सर्च इंजन क्या है, स्क्रिप्टेड है, प्रोग्राम है, कोई ह्यूमन नहीं है जो अंडरस्टैंड कर पाए कि क्या सही है क्या गलत है। वो टेक्स्ट है कि इमेज है, उसको जैसा कोड किया गया है वैसा वो अंडरस्टैंड करता है। ठीक है। तो हम अल्ट टैग के थ्रू क्या करते हैं, सर्च इंजन को ये समझाते हैं कि वो जो है वो इमेज है, और वो इमेज किससे रिलेटेड बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप गूगल में जाके सर्च करते हो इमेज, कोई भी इमेज, जैसे कि मैंने बोल दिया अभी, अम, अभी मैं डालता हूँ, चलो राम मंदिर, बहुत ज्यादा इस टॉपिक पे बात हो रही है, मैं इमेज में क्लिक करता हूँ। गूगल को कैसे पता कि यही राम मंदिर है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ? क्या पुणे में कोई और राम मंदिर नहीं है? या मैं अभी रायपुर में हूँ, क्या रायपुर में कोई और राम मंदिर नहीं है? लेकिन इंडिया में कहीं से भी आप राम मंदिर सर्च करोगे तो यही पेज या यही इमेज आपके सामने आ रहा है जो अभी सब जगह वायरल हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इमेज जिस भी वेबसाइट पे डला हुआ है, उस वेबसाइट में इस इमेज के साथ इसके बारे में कंटेंट लिखा गया है। चेक करना है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये तो वीडियो है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। सर, मेरा बस बोलिए। ये कंसर्न है कि ये हमारे पेज से अगर रिलेवेंसी अगर हम देखें तो कैसे करेंगे? लाइक जैसे हमने एक वेबसाइट बनाई डिजिटल मार्केटिंग की, तो क्या हम उसी से रिलेवेंट सारी चीजें उसमें पुट ऑन करेंगे इमेज? यस, वेबसाइट में नहीं करोगी। हम कभी भी एसईओ वेबसाइट का नहीं करते, हम वेब पेज का करते हैं। हाँ अब मैं एग्जैक्टली, सपोज मतलब दैट 4 अलग अलग पेज। प्रोडक्ट सेल करता हूँ। हाँ, अब देखो, जैसे कि एसडीएम में यहाँ पे आता हूँ, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज में आता हूँ तो आपको यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज दिख रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स अलग है, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन कोर्स फॉर वर्किंग प्रोफेशनल अलग है। ठीक है, वर्डप्रेस की क्लासेस अलग है, ब्रांड मैनेजमेंट का कोर्स अलग है। तो अब मैं यदि अलग अलग कोर्सेज दे रहा हूँ तो सबका कोर्स कंटेंट, सबका टॉपिक, चीजें अलग होगा। तो जब मैं किसी के पेज में जाऊंगा तो यहाँ पे मेरा कीवर्ड क्या होगा, ये ब्रांड मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन कोर्स कोई सर्च करता तो ये पेज आना चाहिए। तो अब इस पेज में जो भी इमेजेस होगा, जो भी टेक्स्ट होगा, हेडिंग होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, वो सब जगह मैं इसी कीवर्ड को टारगेट करूंगा। यहाँ डिजिटल मार्केटिंग को टारगेट नहीं करूंगा। मेरे को डिजिटल मार्केटिंग का करना है तो उसका सेपरेट पेज मेरे पास होगा। वेबसाइट डेवलपमेंट का करना है तो उसका सेपरेट पेज होगा। तो हम जिस भी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए काम करते हैं, उसका कीवर्ड उस पेज में हर जगह, चाहे वो टाइटल हो, डिस्क्रिप्शन हो, इमेज है, सब जगह हमको वही कीवर्ड यूज करना है, ताकि गूगल जब उस पेज को क्रॉल करे तो उसको पता चले कि ये पेज किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि पूरे पेज में कंटेंट जो होता है वो तो मिक्स कंटेंट होगा, मतलब उस टॉपिक के बारे में बात कर रहा होगा, स्कोप क्या है, कैसा है, क्या है। लेकिन हम जब बार बार वो कीवर्ड यूज करते हैं तो गूगल देखते हैं कि यार हर जगह यही वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब शायद ये पेज इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, मतलब ये पेज उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स के लिए या टॉपिक के लिए ज्यादा रिलेवेंट है। तो उसको धीरे धीरे ट्रस्ट क्रिएट होना स्टार्ट होता है। और जैसे जैसे आप ऑन पेज के बाद ऑफ पेज एक्टिविटी करते हो तो उसको और थोड़ा सा रियलाइज होता है कि नहीं, ये पेज उसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा है और वो शायद पेज अच्छा है। तब जाके कोई सर्च करता है तो ये पेज आपका सर्च इंजन पे रैंक पे आता सो है। ठीक है। इमेज भी हमें लाइक द कीवर्ड हमने सर्च किया था चैट जीपीटी के हेल्प से और हम्म वर्डप्रेस से लेकर कि हम्म कौन कौन से हम्म हमारे रिलेवेंट कीवर्ड्स होते हैं, वैसे इमेजेस हम्म। भी आते हैं यानी कि। हाँ, इमेज ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं इसको हम। जैसे कि मैंने यहाँ पे ओके। राम मंदिर डाला तो राम मंदिर टॉप पे आया। ठीक है। अब राम नो, मंदिर कैसे लाइक टॉप पे आया? हमने ये टॉपिक कवर नहीं किया था, ये अल्ट टैग वाले इमेज से रिलेटेड वन। इमेज से रिलेटेड नहीं है, ये ऑन पेज का पार्ट है। ठीक है। मतलब हमें ये वाला क्योंकि मतलब वो नहीं, कीवर्ड्स पे बहुत ध्यान था, बट इमेज से रिलेटेड हमें नहीं पता है, मुझे नहीं ठीक है, पता था। आई डोंट नो ठीक, अबाउट। कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब आप ऑन पेज करते हो तो सारी चीजें हम यूज करते हैं, जहां जहां पे हमको इनडायरेक्टली कीवर्ड डालने का मौका मिल रहा है
हम सब जगह कीवर्ड को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब जब हमको दिख रहा है कि इमेज का भी अल्ट टैग जो है हम वो यूज कर सकते हैं जिससे हमको बेनिफिट होगा, तो हम वहां भी यूज करेंगे। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है आप खुद देखो। कोई यदि गूगल में सर्च करेगा तो एसईओ में तो बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन कोई इमेज में जाके इमेज सर्च करता है तो आपकी इमेज वहां पे रैंक पे आती है, और वहां पे यदि कोई क्लिक करेगा तो ये इमेज जिस वेबसाइट से ली गई है वो वेबसाइट ओपन होती है, मतलब ट्रैफिक आने का चांस है। तो यदि आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसपे लोग इमेज देख के अट्रैक्ट होते हैं, तो आप इमेज में अल्ट टैग कंपलसरी डाल। वेबसाइट है जहां से वो इमेज फैच की गई है, यदि मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसमें सच में अल्ट टैग यूज हुआ है क्या, तो मैं इस इमेज में राइट क्लिक करके जैसे ही नीचे इंस्पेक्ट पे आऊंगा, उस पर्टिकुलर इमेज का कोड आपके सामने आएगा। ये लो। अब यहाँ पे इमेज कोड है, इमेज अल्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे दिख रहा है अल्ट में इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होगा टॉप लिंकिंग सीन अयोध्या मंदिर कंपाउंड, अल्ट टैग में राम मंदिर वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, इमेज का नाम है यहाँ पे यदि आप दिख रहा होगा, तो इमेज के नाम में भी सेम यूज किया हुआ है, टॉप थिंकिंग टू सी अयोध्या कंपाउंड डॉट जेपीजी, मतलब इमेज नाम है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अर्ट टैग में वो वर्ड्स यूज हुआ है करके गूगल को पता है किया है, और कहीं ना कहीं इसी टाइप की इमेजेस पे अर्ट टैग यूज हुआ है तो गूगल उसी को उठा के ला रहा है। यदि मैं किसी और इमेज पे अर्ट टैग में राम मंदिर डाल दूंगा और बहुत ज्यादा यूज हो रहा होगा, तो मेरा वो वाला इमेज भी रैंक पे आएगा। किसके लिए? राम मंदिर। क्योंकि ये कोई ह्यूमन नहीं जो अंडरस्टैंड कर पाए, आप जो देते हो उसी को वो रैंक पे लाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इमेज सर्च में भी आपका इमेज टॉप पे आएगा और गूगल में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कब? जब आपका प्रोडक्ट वैसा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ डायमंड रिंग। अब ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे लोग इमेज को देख के अट्रैक्ट होते हैं कि मेरे को ये डिजाइन पसंद आ रही है क्या, उसके बाद जाते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग इमेजेस दी हुई है डायमंड रिंग की, जो जिस वेबसाइट से वहां पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इमेज पे अल्ट टैग में वो मेंशन किया है करके तो डायमंड रिंग में यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद आप इसमें क्लिक करोगे तो वेबसाइट ओपन होगी और वहां से फिर आपको प्राइस देखना है, जो भी है वो आगे की बात है, बट ट्रैफिक जनरेट हुई। ठीक है, तो आप अपने फील्ड के हिसाब से कोई सर्च करे ना करे, हमको एसईओ करना है तो हमको हमारे इमेज पे भी कीवर्ड डालना है ताकि हमारा वो इमेज रैंक पे आए। आप चाहो तो अपनी खुद की इमेज को या अपने खुद के पिक्स को गूगल में रैंक पे ला सकते हो। आप जहाँ पे भी इमेज अपलोड कर रहे हो, सोशल मीडिया में प्रोफाइल पिक्चर डाल रहे हो, नॉर्मल कहीं घूमने गए उसका पोस्ट डाल रहे हो, सारे इमेज का नाम अपने नाम से सेव करो। यदि कहीं पे कैप्शन डालने का ऑप्शन आ रहा है तो वहां पे कैप्शन पे डालो, क्योंकि अल्ट टैग का तो ऑप्शन आपको देगा नहीं फेसबुक इंस्टाग्राम, क्योंकि बैकएंड का काम है। लेकिन कैप्शन डाल सकते हो। तो ये सारी चीजों से फायदा क्या होगा? जब आप अपना नाम सर्च करोगे तो यहाँ पे जितने भी लोग का आएगा उसमें, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है मेरा प्रोफाइल टॉप पे दिख रहा है। ठीक है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि प्रॉपर वो मेंटेन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने लोगों का भी आएगा वहां पे आपका भी आएगा। तो इससे कहीं ना कहीं इसका ये मतलब नहीं कि वो आदमी या वो पर्सन पॉपुलर है इसलिए वो टॉप पे आ रहा है, क्योंकि उसकी इमेज में अल्ट टैग यूज किया गया है और वही इमेज बाकी जगह भी यूज हुई है विथ सेम अल्ट टैग, तो वो इमेज रैंक करती है। ठीक है, तो हमको एसईओ में भी फायदा होता है और अदर चीजों में भी बेनिफिट होता है। क्लियर है? सर, जी बोलिए। जो कीवर्ड डेंसिटी होता है वो हम सारे पेजेस का कंटेंट का 2 to 3% हमारे कीवर्ड होना चाहिए, या पर यस, पेज मतलब? हर पेज का अलग अलग होगा, मतलब किसी पेज में 1000 वर्ड्स है, किसी में 500 वर्ड्स है, तो सबका कीवर्ड डेंसिटी 2% होगा, बट वर्ड्स के हिसाब से कम ज्यादा होगा। अब किसी पेज में 500 वर्ड्स का कंटेंट है, मतलब आप 10 वर्ड्स यूज कर सकते हो, तो 10 वर्ड्स के हिसाब से कीवर्ड यूज करोगे। किसी में सपोज आपने 2000 वर्ड्स का कंटेंट लिखा हुआ है, तो 2 to 3% के हिसाब से नंबर ऑफ वर्ड्स ज्यादा होगा, तो आप वहां पे ज्यादा बार कीवर्ड यूज कर सकते हो। तो ये अलग अलग पेज के हिसाब से अलग अलग वेरी करेगा, बट ये उसी चीज के लिए रिलेवेंट है या काम का है जिस पेज को आपको रैंक पे लाना। अब आपको अबाउट पेज को रैंक पे लाना ही नहीं है, तो उसमें कितनी बार भी आपका कीवर्ड आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उस पेज को कोई सर्च नहीं करता। तो हमको जिस पेज को रैंक पे लाना है, जिसके लिए आप एसईओ कर रहे हो, उस पेज के लिए ये सारी कंडीशन को मेंटेन करते हुए ध्यान रखना है। बाकी पेज पे ये कैसा है क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, क्लियर? मुझे
ये फोर्थ वाला एक बार बताओ ना और बाकी सर। लोग, अगर- सर संदीप जी, आनंद जी। हाँ हाँ, मेरा क्वेश्चन है सर, ये फोर्थ वाला टाइटल के साथ H1 ऐड होता है ना सर? टाइटल अलग है और हेडिंग टैग अलग है। ओके, और एक सब हेडिंग टाइटल होता पेज पे नहीं, जी टाइटल और डिस्क्रिप्शन पेज पे नहीं दिखता, बट हेडिंग टैग पेज पे दिखता है। है, और सब हेडिंग क्या होता है सर उसके, जो उसमें भी नंबर ऑफ हेडिंग्स होते हैं क्या, सपोज H1 H2 उसमें भी देखो, होता है? यस, जैसे कि सपोज अब आपकी ये वेबसाइट है, जो ये पेज ओपन हुआ है ग्राफिक डिजाइनिंग का, ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स इन पुणे, ये जो लिखा हुआ है, और नीचे जो ये छोटे छोटे वर्ड्स में लिखे हैं, तो ये जो लिखा हुआ है बड़ा, ये हेडिंग में लिखा हुआ है, हेडिंग टैग में लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप क्या करते हो, क्या पूरा का पूरा कंटेंट रीड करते हो या मेन हेडिंग रीड करते हो? इंटरेस्ट आता है तब अंदर का सब कंटेंट रीड करते हो, नहीं तो हेडिंग पढ़ के छोड़ देते हो। ठीक है, अब वो हेडिंग का मतलब क्या होता है? पहला चीज तो बड़े फॉन्ट में लिखा होता है, जिससे हमको समझ में आता है कि ये उस कंटेंट का हेडिंग है। हेडिंग पढ़ के हमको समझ में आता है कि इसके अंदर जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है वो उस टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहा है। सेम वेबसाइट में होता है। वेबसाइट जब डिजाइन होती है तो वेबसाइट में देखना, एक मेन बड़े फॉन्ट में कंटेंट होगा और उसके बाद उसके अंदर उससे छोटे फॉन्ट में होगा। तो उसमें H1 से लेके H6 तक हेडिंग टैग यूज होता है। टेक्निकली यदि आप देखोगे तो H1 मतलब सबसे बड़ा फॉन्ट जो मेन हेडिंग कंसीडर होता है। फिर H2 फॉन्ट वाइज भी वो छोटा होता है और उससे डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आता है। वैसे H3 H4 H5 ऐसे H6 तक डिक्रीजिंग ऑर्डर पे हेडिंग टैग यूज होता है, अलग अलग हेडिंग को डिफाइन करने के लिए या सब हेडिंग को यूज करने के लिए। तो जब आप अपने वेबसाइट में किसी भी पेज में H1 में कुछ भी लिखते हो तो उसका फॉन्ट बाकी के फॉन्ट से बड़ा होता है, और इससे गूगल को समझ में आता है कि उसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो उस टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहा है। इसीलिए मेन हेडिंग में हम जो भी चीज लिखते हैं उसको ज्यादा प्रायोरिटी क्यों देते हैं? ताकि गूगल को पता चले कि ये हेडिंग में जो भी हमने कीवर्ड डाला है उसके नीचे का पूरा कंटेंट उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहा है, क्योंकि वो मेन हेडिंग है, सबसे बड़ा होता है। ठीक है, आपको चेक करना है। जैसे कि ये, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, माउस का राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट, क्या दिखा रहा है? H2 में लिखा हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे H2। ठीक है, उसके नीचे भी दिखा रहा है H2, ये रहा। आपको यहाँ पे सेलेक्टेड दिखा रहा है, ये बाकी पैराग्राफ है, लेकिन ये H2, ये भी H2 में है। ठीक है, तो ये हेडिंग टैग में है। तो ये पेज में दिखता है। जैसे कि मैं कोई और दिखाता हूँ, चेक करते हैं कि क्या हम जो सीख रहे हैं वो सही काम कर रहा है क्या। तो मैं एक काम करता हूँ, गूगल में सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे। कौन आ रहा है टॉप पे? अभी PIDM आ रहा है, SDM आ रहा है, ये सब तो आ ही रहे हैं। चलो हम दूसरे इंस्टीट्यूट का ओपन करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आते हैं। अभी आपने जो पढ़ा है पेज का टाइटल डिस्क्रिप्शन, तो मैं सीधा Ctrl+U करता हूँ, Ctrl+F करते हैं, और टाइटल, तो यहाँ पे दिख रहा है लाइन नंबर 9। टाइटल में क्या दिख रहा है? थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे विथ प्लेसमेंट सपोर्ट, कीवर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये अलग अलग चीजें, लेकिन उसके बाद दिख रहा है एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे, लॉन्ग टेल कीवर्ड दिख रहा है। ठीक है, कैनोनिकल टैग आगे आप पढ़ोगे, बट उसमें भी आपको पूरा कीवर्ड दिख रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पुणे। ठीक है, इसके बाद हेडिंग की बात करें, URL की देख लो, URL तीसरे नंबर पे है ना, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पुणे प्रॉपर लॉन्ग टेल कीवर्ड URL में आ रहा है। अब ये पेज है, इस पेज में सबसे बड़ा फॉन्ट अभी टॉप में क्या दिख रहा है? ये रहा। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, माउस का राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ, क्या दिख रहा है? H1 फॉन्ट यूज हुआ है, मतलब हेडिंग टैग। ठीक है, उसके बाद और भी होगा, जैसे कि ये भी एक हेडिंग है बट छोटे फॉन्ट में, तो हो सकता है ये दूसरा हो, चेक कर, या सब हेडिंग हो। ये स्पैन, ये हेडिंग नहीं है। ठीक है, ये दूसरा यूज हुआ, हेडिंग नहीं है, तो हम कोडिंग में जाके देख सकते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं, या एक काम करता हूँ सीधा बैकएंड से ही चेक करता हूँ, Ctrl+F, H1 कितनी बार यूज हुआ है? क्या दिख रहा है? 1/1। जैसा मैंने अभी बोला कि मेन हेडिंग एक से ज्यादा यूज नहीं किया जाता उस पेज में, तो क्या दिख रहा है? एक बार यूज हुआ है। क्या कीवर्ड यूज हुआ है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे, जो टॉप में आपको दिख रहा था।
लेकिन यही चीज H2 की बात करूं तो 34 टाइम्स इस पेज में यूज हुआ है, तो आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। मेन हेडिंग जो है वो एक बार होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। ठीक है, ये जो रजिस्टर फॉर डेमो है, ठीक है, ये नीचे आप देख रहे हो, ये सारा H2 में आपको दिख रहा है अलग अलग क्या क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है। यही चीज H3 में करता हूँ, अभी भी 4 टाइम्स H3 यूज हुआ, मतलब मल्टीपल हेडिंग यूज हुई, आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, H4 3 टाइम्स H4 यूज हुआ है। H5 32 टाइम्स H5 भी यूज हुआ है। H6 यूज नहीं हुआ है। ठीक है, बट जो मेन हेडिंग है वो H1 में यूज हुआ है विद प्रॉपर लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक है, उसके बाद कंटेंट का लेंथ देखोगे तो कंटेंट भी अच्छा खासा है, देख के ही समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी कंटेंट में कीवर्ड टारगेट किया हुआ है, जैसा हमने बोला था, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे फीस, सेंटेंस ऐसा फ्रेम किया है कि उसमें आपका कीवर्ड आ जा रहा है। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे। ठीक है, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग टूल्स है, प्रॉपर कीवर्ड नहीं है। ठीक है, फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, लॉन्ग टेल नहीं है, बस शॉर्ट टेल आ गया है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे, ये रहा। ठीक है, तो ये भी आपको पूरा कंटेंट दिख रहा है, मतलब वर्ड्स अच्छे खासे यूज हुए हैं। ठीक है, अब मेरे को चेक करना है क्या इमेज जितनी यूज हुई उसमें अल्ट यूज हुआ है क्या, जो हमने अभी देखा। तो बैकएंड में जाके कंट्रोल F, अल्ट इक्वल्स टू, पहले चीज तो आपको दिखा रहा है 123 इमेजेस यूज हुई है इस पेज में। यहाँ पे देखो क्या यूज हुआ है, तो ये PIDM लोगो, मतलब ये जो इमेज है इसमें लोगो यूज हुआ है, तो PIDM लोगो यूज लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे भी लोगो है, यहाँ पे दिख रहा है, ये कोई एक इमेज है, क्लिक करता हूँ, कौन सी इमेज है, उसमें क्या दिख रहा है, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशंस इन पुणे। ठीक है, प्रॉपर कीवर्ड दिख रहा है। नीचे आते हैं, देखो डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन इन पुणे, विनिंग डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन पुणे, दूसरा कीवर्ड है। यहाँ पे भी देखो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन पुणे। ठीक है, तो ये आपको जितने भी अल्टेक एंटर करते जाओगे, आपको अलग अलग अल्टेक में क्या क्या कीवर्ड से दिखते जाएगा ये ना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने कीवर्ड्स पे या इमेज पे कीवर्ड डालना है। क्लियर है, तो एक बोलने का मतलब ये है, जो चीज आप पढ़ रहे हो वो चीज ऑलरेडी लोग यूज कर रहे हैं, और उसकी वजह से वो टॉप पे भी आ रहे हैं। खाली ऑन पेज से टॉप पे नहीं आते, और ऑफ पेज भी करना पड़ता है, बट ये कंपलसरी है, इसके बिना ऑप्शन नहीं है। जैसे कि आप कोई भी जॉब के लिए जाते हो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए या आप MBA होल्डर होने चाहिए, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो आपका क्वालिफिकेशन है जो ग्रेजुएशन है वो वन टाइम होता है लाइफ में, वो आपको ऑन पेज हो गया। लेकिन जॉब चाहिए तो आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ता है, एक्सपीरियंस लेने के लिए जॉब करना पड़ता है ताकि अच्छी जॉब मिले, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वैसे यहाँ पे भी है। ठीक है, जितना फास्ट ऑफ पेज एक्टिविटी करोगे उतना जल्दी रैंक पे आओगे, स्लो करोगे तो टाइम लगेगा लेकिन रैंक पे आओगे। ठीक है, तो आपके ऊपर है, जिस दिन काम करना बंद करोगे ऑफ पेज एक्टिविटी, धीरे धीरे रैंकिंग वापस ड्रॉप हो जाएगी। मतलब एक बार कोई क्लाइंट आपके पास आता है SEO के लिए तो वो लॉन्ग टर्म रहेगा, नहीं तो धीरे धीरे रैंकिंग ड्रॉप होती जाएगी। क्लियर है। की- कोई लिमिट होता है सर क्या, जैसे एक पेज में जो कॉन्टेक्ट लिखते हैं उसका कोई लिमिट है क्या, कितना कीवर्ड्स होना चाहिए उसके रिलेवेंट? कंटेंट की लिमिट नहीं है कि जैसे कीवर्ड गूगल, कितनी बार लिख सकते हो, उसकी लिमिट है। नहीं गूगल एल्गोरिदम के हिसाब से अगेंस्ट तो नहीं जाता है ना सर, जैसे गूगल उसे बोलता है कि ज्यादा कीवर्ड भी है तो वो नहीं करता है क्रॉलिंग नहीं, वगैरह। वो उसके गाइडलाइंस को फॉलो करता है, जैसा अभी आप जो पढ़ रहे हैं। मैंने 5000 वर्ड्स का कंटेंट लिखा, जैसे कि आप कोई वेबसाइट में देखोगे अनवांटेड बहुत सारे कंटेंट लिखे रहते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है FAQs हो गया, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। उसके बाद यहाँ पे और भी चीजें, रजिस्ट्रेशन फॉर डेमो हो गया। ऊपर देखोगे तो बहुत सारी, कभी कभी ऐसी चीज लगती है कि इतना सारा क्यों लिखा हुआ है, इतना कोई रीड करते है क्या ये सब। ठीक है, लेकिन क्यों इनडायरेक्टली लिखते हैं, ताकि कीवर्ड डाल पाए, मतलब कंटेंट ज्यादा रहेगा तो कीवर्ड ज्यादा आप डाल पाएंगे। तो कभी कभी वही वही टॉपिक घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग डाल दिया, या जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है उससे रिलेटेड। तो कीवर्ड ज्यादा डालना है तो मेरे को कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा ना। यहीं पे यदि मैं 10,000 वर्ड्स का कंटेंट डाल दूं एक के नीचे एक के नीचे, यदि मेरे फील्ड में वैसा कंटेंट है मेरे पास, तो ठीक है, तो मेरे पास बहुत ज्यादा कीवर्ड डालने का मौका मिलेगा, तो उससे मेरे को बेनिफिट मिलेगा। नहीं कहीं पढ़ा था ठीक सर है, कि बट 15 या 16 के ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, जो डेंसिटी है 2 to 3% के ऊपर नहीं जाना चाहिए।
कंटेंट बढ़ाओगे तो कीवर्ड ज्यादा डालने का मौका मिलेगा, लेकिन खाली उससे रैंक पे नहीं आते। इसीलिए लोग क्या करते हैं, कीवर्ड डेंसिटी मेंटेन करना है, कम से कम 4-5 बार 6 बार आपका कीवर्ड आपके पेज में आ जाए बहुत है। ठीक है, क्योंकि पेज टाइटल में जो कीवर्ड है, हेडिंग में, डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड है, पेज यूआरएल में जो कीवर्ड है, वो डेंसिटी में काउंट नहीं होता, तो वो तो एडिशनल ही है ना, क्योंकि वो कंटेंट में दिखता नहीं है। कंटेंट का 2 to 3% रीड करता है। पेज टाइटल, पेज डिस्क्रिप्शन कंटेंट में काउंट नहीं होता, अल्ट टैग कंटेंट में काउंट नहीं होता, क्योंकि वो बैकएंड में होता है। ठीक है, तो वो सब में तो आप कीवर्ड डाल ही रहे हो, तो आपको बेनिफिट अलग से मिलता है। क्लियर है? ठीक है, तो किस तरीके से कीवर्ड यूज करते हैं ये आप लोगों को बताया गया है कि नहीं बताया गया, ये बताओ। ये सब ऑन पेज कीवर्ड तो मैंने बता दिया, और भी है जो आप एक एक करके देखोगे कि ऑन पेज में और क्या क्या चीजें होती है, बट इसको इम्प्लीमेंट वेबसाइट में कैसे करते हैं अभी आप प्रैक्टिस के लिए बिना इम्प्लीमेंट किए भूल जाओगे। तो आपको यदि अपने पेज के लिए एसईओ करना है तो आपको ये सारी जगह पे कीवर्ड डालना है। तो आप कीवर्ड कैसे डालोगे, क्लियर है, पता है कि नहीं पता है? बताइए। प्लगइन तो यूज नहीं किया आप लोगों ने। रैंक में तो एसईओ यूज किया है बस। मतलब पेज टाइटल डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड कैसे डालते हैं सब देख लिया आप लोगों ने ना। ठीक है, तो यहाँ तक रिवाइज करो, और कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो। वो ब्लॉग में सब पिक्चर नेक्स्ट डाल क्लास सकते में हैं। हम क्या करेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे और। ठीक है, तब तक आप लोग एक आध दो और नया पेज बना के, ब्लॉग डाल के, जितना भी आप लोग ने अभी तक के पढ़ाई की, पेज के टाइटल में कैसे कीवर्ड डालते हैं, डिस्क्रिप्शन में कैसे कीवर्ड डालते हैं, इमेज में आप कैसे कीवर्ड डाल सकते हो, पेज के यूआरएल में कीवर्ड कैसे डाला जाता है, ये सब आप अपने लेवल पे ट्राई करके देखो। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? यस सर। सबको नींद आ रही है? ठीक है, लैंडिंग क्योंकि अब पेज जो और नेक्स्ट क्लास। हाँ, लैंडिंग पेज और जो एक्चुअल वेबसाइट है वर्डप्रेस पे, उसमें कुछ इंडिकेशन होता है क्या सर? यूआरएल में दिखता है क्या कि वो लैंडिंग नहीं पेज वर्डप्रेस है? नहीं, ये नहीं पता चलता कि आपका जो पेज है वो वर्डप्रेस से बना है कि किसमें बना हुआ है। ठीक है, जब तक बैकएंड में जाके कोई चेक ना करे। ठीक है, तो जनरली जो लैंडिंग पेज होता है, देखो बहुत सारी चीज है। कभी कुछ लोग क्या करते हैं, एड रन करते हैं, तो एड रन करने के लिए लैंडिंग पेज कंपलसरी है, बिना उसके रिजल्ट नहीं आएगा। बट उनकी वेबसाइट नहीं है, टाइम तो होता है लोग क्या सर क्या करते हैं, डिलीट प्रॉपर होने एक का? लैंडिंग पेज अलग बनाते हैं, थोड़ा टाइम अट्रैक्टिव फॉर्मेट। डिलीट होने ठीक है, वो अलग होता है। का। लेकिन मेरी वेबसाइट है और मेरे वेबसाइट में सारा कंटेंट है, तो मैं अलग से लैंडिंग पेज नहीं बनाता। जिस प्रोडक्ट के लिए काम करता हूँ उसी प्रोडक्ट पेज का यूआरएल मैं ऐड में यूज कर लेता हूँ। ठीक। ये एड रन के लिए और कोई डाउट? होता है। हाँ बोलिए। बेसिकली एड रन के लिए होता है ना सर लैंडिंग पेज? हाँ, लैंडिंग पेज कंपलसरी होता है ऐड रन करने के लिए, बिना उसके आउटपुट जल्दी नहीं आता है। तो जिसकी वेबसाइट नहीं है तो हम सेपरेटली उसके प्रोडक्ट और सर्विस के हिसाब से एक लैंडिंग पेज बनाते हैं, जो सिंगल पेज वेबसाइट होता है। ठीक है, मतलब सिंगल पेज में सारा इन्फॉर्मेशन हो गया, उनके यूएसपी हो गए, जो भी इनको हाईलाइट करना है, इंक्वायरी फॉर्म के बटन्स हो गए, ताकि क्लिक करेगा तो फॉर्म ओपन होगा, वो फॉर्म फिलअप कर सकता है। ठीक है, कोई चीज आप सेल कर रहे हो तो फिर पेमेंट गेटवे का लिंक इंटीग्रेट होता है, ताकि क्लिक करेगा तो डायरेक्ट पेमेंट ऑप्शन ओपन होगा और वो पेमेंट करके परचेस कर सकता है। तो डिपेंड करता है कि किस चीज के लिए आप एड रन कर रहे हो। अब आपको अवेयरनेस के लिए एड रन करना है तो बिना वेबसाइट भी आप एड रन कर सकते हो। जैसे बट वही है रियल कि किसी को डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वेबसाइट नहीं है। जैसे सर रियल एस्टेट का करना है, 10 बिल्डर के साथ हमें लैंडिंग पेज उनका प्रोजेक्ट बेचना है, राइट? सही है। तो हाँ, 10 लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा अलग अलग डिफरेंट में? अब नहीं है तो बनाना पड़ेगा। और यदि वेबसाइट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि अलग अलग प्रोजेक्ट वाइज, जैसे कि 2 BHK 3 BHK इंडिविजुअल अपार्टमेंट है, कैसा है, तो उसका यदि सेपरेट पूरा प्लान के साथ बना हुआ है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। और नहीं है तो फिर आपको बनाना पड़ेगा। अब सपोज कई ऐसे लोग होते हैं जो
ब्रोकर का काम करते हैं। अलग अलग 4-5 रियल एस्टेट कंपनी से टाई अप कर लिया, उनके लिए वो मार्केटिंग कर रहे हैं या प्रमोशन कर रहे हैं, और जैसे सेल होता है तो सामने वाला उनको कमीशन देते हैं। ठीक है, तो उस केस में आप किसी और का लैंडिंग पेज यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यूजर यदि उस पेज में गया तो लीड वहां जनरेट होगी और वो अपने हिसाब से डील करेगा, पता ही नहीं चलेगा कि आपने उसको बोला था। तो आप अपने लेवल पे काम कर रहे हो तो फिर आपको लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा अलग अलग कंपनी के हिसाब से, अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से। लेकिन यदि कोई ऑफिशियल कंपनी है जिसकी कोलते पाटिल हो गया या और भी कोई है पुणे में, तो उनका तो बाय डिफॉल्ट अलग अलग प्रोजेक्ट वाइज बनता ही है, आपने देखा होगा। हर प्रोजेक्ट का अलग लैंडिंग पेज बनता है जिसमें डायमेंशन वाइज, मतलब एरिया के हिसाब से नक्शा भी रहता है कि कौन सा कैसा है, 2 BHK कैसा है, क्या है, क्या यूएसपी है, एमिनिटीज क्या क्या है, सारी डिटेल उसमें रहती है। तो वो काइंड ऑफ लैंडिंग पेज ही होता है। बट जो ब्रोकर और बिल्डर बनाते हैं एग्जैक्टली सेम ही लगता है, वो पता नहीं चलता जैसे आप। हाँ सेम रहता है, बस अलग अलग डेटा 2 BHK 3 BHK के हिसाब से अपडेट होता है। तो वहां पे बनता एक है, वो डायनेमिक बनता है कभी कभी कि अलग अलग डेटा ऑटोमेटिक फैच कर लेता है, बट लुक एंड फील सबका सेम रहता है। तो वो तो लोगों के ऊपर है किसको कैसे नीड है। उसके लिए भी डोमेन और होस्टिंग चाहिए। डोमेन होस्टिंग तो कंपलसरी, बिना उसके वेबसाइट या लैंडिंग पेज कुछ भी लाइव नहीं होगा। ठीक है, चलो। चलेगा। तो यहाँ तक पूरा रिवाइज करो, बाकी कहीं कोई डाउट कुछ होगा तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा टेक्निकल होगा, क्योंकि कैनोनिकल टैग हो गया, साइट मैप हो गया, ये सब टेक्निकल थोड़ा सा रहता है, तो प्रिपेयर रहना। लेकिन इम्पोर्टेंट है, और कोई भी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। सब चीज के लिए हम टूल यूज करेंगे और वो चीज को रेडी करेंगे। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करो, कोई डाउट रहेगा तो डाउट क्लियर करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, पंकज सर, जी बोलिए। एक्चुअली मुझे एक फ्लिपकार्ट का जो है जैसे हम लोग एक कैंपेन चलाते हैं उसके लिए मुझे कीवर्ड्स है, पॉजिटिव कीवर्ड्स और निगेटिव कीवर्ड्स, ये मैं कहाँ पे देख हम्म सकता हूँ सर? ये कीवर्ड प्लानर टूल जो होता है उसमें आप एनालाइज कर सकते हो। गूगल कीवर्ड प्लानर टूल है, KW फाइंडर टूल है। निगेटिव ठीक है, निगेटिव आप इसमें तो पॉजिटिव मिलते हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स के लिए कहाँ पे जाना पड़ता है नेगेटिव? आप जैसा सर्च करोगे तो वैसा मिलेगा ना। ठीक है, आपको ये गूगल तो कीवर्ड वर्ड प्लानर में वर्ड दोनों स्ट्रीम में मिलेगा, भी आप मिल जैसा सकता है डालोगे। हाँ, आपको सर, यदि वर्ड कीवर्ड का स्ट्रीम। आइडिया नहीं है तो आप जिस पेज के लिए कर रहे हो उस पेज का हाँ, URL डालो, उससे रिलेटेड लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, सब बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बताएंगे, मेरा मेटल शू रैक का है। नहीं तो गूगल कीवर्ड प्लानर टूल आप लोगों ने पढ़ा है? गूगल कौन सा? गूगल कीवर्ड प्लानर टूल। नहीं, अभी गूगल कीवर्ड रिसर्च कीवर्ड। के लिए आप लोगों ने कौन सा टूल पढ़ा हुआ है? कैसे ये वर्ड कीवर्ड स्ट्रीम, निकालते हो कि कौन। वर्ड स्ट्रीम हाँ है और ये वर्ड स्ट्रीम। हाँ, और दूसरा जैसे कीवर्ड प्लानर एक करके है ना, गूगल कीवर्ड प्लानर करके एक। वही गूगल कीवर्ड प्लानर टूल में ही आपको ऑप्शन आता है, या तो एक दो कीवर्ड आप डालते हो तो उससे रिलेटेड आइडिया देता है। दूसरा हाँ। ऑप्शन होता है कि आप अपनी वेबसाइट का URL डाल दो, मतलब लैंडिंग पेज जिस प्रोडक्ट के लिए चेक करना है, तो उस पेज को हम्म। एनालाइज करके वो आपको आइडिया देता है सेम टूल में। ठीक है, तो वहां पे आप हम्म। जाके एनालाइज कर सकते हो कि लोग आपके फील्ड से रिलेटेड क्या क्या सर्च कर रहे हैं। या फिर एक और टूल है उबर सजेशन करके, पेड टूल है, फ्री में लिमिटेड बताएगा लेकिन बताएगा। वहां पे जाके आप चीजें एनालाइज कर सकते हो। गूगल ठीक कीवर्ड है, प्लानर। ओके। हाँ। तो एक ठीक है बार सर, ट्राई ओके। करके देखो, नहीं होगा तो कल क्लास स्टार्ट हाँ। होने के पहले 10 मिनट में आपको वो बता देंगे, उसके कल बाद फिर आगे कल बढ़ेंगे। आप ही लेने वाले हैं सर क्लास? नहीं अभी तक तो नहीं पता, आज भी नहीं था, सडनली कॉल आया और मैं फ्री था इसलिए मैंने ले लिया। बट आपका आपका कल सेल का अभी नंबर मिल मुझे सकता है सर? कंफर्मेशन। हाँ आपका कॉल सेल नंबर मिल सकता है क्या, मोबाइल नंबर? हाँ, वो आपको मैम को बोलोगे, मैम आपको प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, तो आपको कभी भी ठीक कोई है, डाउट रहेगा तो आप डायरेक्ट कॉल करके पूछ हाँ सकते तो हो। इसलिए तो डाउट तो रहता है ना, इसलिए तो मैं सोच हाँ रहा हूँ आपका नहीं, नंबर ले ले सकते हो, मैम कोई से भी। दिक्कत नहीं, आप लोगों को मैम प्रोवाइड कर देगी, बोल दूंगा ग्रुप में डाल देंगे। कभी भी कोई डाउट रहता है आप कॉल करके पूछ सकते हाँ ना। चलो सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हो, है ना। ओके, चलो, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं क्लोज करते हैं, कल देखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय हाँ। एंड गुड ओके सर, बाय बाय। नाइट।